आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्तित्व से मिलाना चाहूंगा जो संत ओशो के परम भक्त हैं, जो एक शांत चित्त वाले, अनुशासित, परिश्रमी, पर्यावरण प्रेमी, ईमानदार लेखक, कवि, चित्रकार और आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। मैं बात कर रहा हूं ओशो ओएसिस ध्यान आश्रम सरदार शहर के संचालक श्रीमान अशोक जी अनुराग की। चूरू जिले के में 10 फरवरी 1968 को सरदार शहर तहसील में जन्मे अशोक जी अनुराग का बहुत ही सरल व्यक्तित्व है। विद्यार्थी जीवन से ही कविता से विशेष लगाव रखने वाले अनुराग कहानी, उपन्यास, गजल, चिंतन, चित्रकला, मूर्तिकला तथा संगीत में भी सक्रिय हैं। व्यक्ति एवं व्यक्तित्व रूपांतरण के लिए मूल व मौलिक क्रांति ध्यान को जानने के बाद 2008 में सरदार सर में उन्होंने ओशो ध्यान आश्रम की स्थापना की थी। नमस्कार साथियों, आज मैं नरेंद्र बारूपाल आया हूं चूरू जिले के सरदार सर में, जहां शहर के दक्षिण दिशा में रतनगढ़ और अजमेर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मारुति नगर स्थित ओशो ओएसिस ध्यान आश्रम में आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक महान व्यक्तित्व के धनी और महान संत स्वामी अशोक जी अनुराग से, जो एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। आज हम सरदार सर के दक्षिण में स्थित ओशो ओएसिस ध्यान आश्रम में आए हैं, जहां हजारों पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये हजारों पेड़ इस आश्रम के संचालक श्रीमान अशोक जी अनुराग के अथक प्रयासों से लगाए गए हैं। अशोक जी अनुराग एक पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति हैं। उनके मन में पेड़ पौधे लगाने का एक विशेष जुनून है। मरुद्रा में बहुत कम पानी के बावजूद बूंद बूंद सिंचाई से यहाँ हजारों वृक्षों को विकसित किया गया है। निश्चित ही मरुद्रा में इस मरुध्यान से अध्यात्म, कला, साहित्य की त्रिवेणी प्रवाहित हो सके। आज हम आए हैं सरदार सर के ओशो आश्रम में, जो सरदार सर के दक्षिण में स्थित है। यहाँ के संचालक श्रीमान अशोक जी अनुराग से आज हम संपर्क करेंगे, उनसे इस आश्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चला। सभी को नमस्कार। आज हम आए हैं ओशो ध्यान ओएसिस आश्रम में। यहाँ पर ये हमारे सरदार सर में ओशो ध्यान आश्रम है, वो सरदार सर के दक्षिण दिशा की में स्थित है। और यहाँ के जो संचालक हैं स्वामी अशोक जी अनुराग, आज हम उनसे ओशो आश्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार स्वामी साहब। नमस्कार स्वामी जी, आपसे मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा कि आप ओशो आश्रम और ओशो ध्यान ओएसिस आश्रम से कई दिनों से जुड़े हुए हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपके मन में ओशो आश्रम से जुड़ने का ख्याल कैसे और कब आया? ओशो से जुड़ने का ख्याल नहीं आया, बल्कि ये घटना इस तरह से घटी कि 1984 में मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था और उस समय मुझे एक ओशो की किताब इत्तेफाकन मिली, संभावनाओं की आहट। उस किताब को मैंने जैसे ही खोल करके पहला पेज पढ़ा, उसी के साथ मुझे जो जीवन में तलाश थी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे गुरु मिल गए हैं और वहीं से 1984 से मेरी इस यात्रा का प्रारंभ हो गया। आपने इस ओशो आश्रम का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से कर रखा है स्वामी साहब। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये जो निर्माण कार्य किया वो कब से किया और कैसे किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ओशो से जुड़ने के बाद और संन्यास्त होने के बाद मेरा पहला ख्याल ये था कि मैं सर्विस लगूं, और सर्विस लगने के बाद मुझे ऐसी तलाश थी कि कहीं पर मैं जंगल में एकांत में रहूं। मैं जल्द ही लेक्चरर में मेरा सिलेक्शन हो गया और उसके बाद 1997 में मैंने ये जमीन खरीदी आश्रम के लिए 5 बीघा, और उसके लिए प्रयास प्रारंभ किया। समय के साथ मैंने बैंकों से लोन वगैरह लेकर के धीरे धीरे अपनी सर्विस के साथ साथ इस आश्रम को डेवलप करता गया। और इस प्रकार से आज आप इसका जो मूर्त रूप देख रहे हैं, ये मूर्त रूप 1997 से शुरू हुआ था, जो अब तक चल रहा है और ये कार्य निरंतर जारी है। हम देख रहे हैं कि ओशो आश्रम बहुत ही अच्छा है। इसमें एक तो डॉर्मेट्री बनी हुई है, एक ओशो की जो लाइब्रेरी बनी हुई है वो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। वो इसके बारे में आप बताएं। यहां पर आश्रम में सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओशो पिरामिड है। पिरामिड बहुत कम आश्रमों में है, तो यहां पर 40 बाई 40 का ध्यान करने के लिए साधकों के लिए पिरामिड है।
साधकों के पठन पाठन के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था है, रहने के लिए डोरमेट्री और रूम्स की व्यवस्था है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लगभग 3000 पेड़ है, जिसमें कि साधक अपनी साधना के बाद और जंगल का उनको एक फीलिंग आती है और वो महसूस करते हैं जैसे जंगल में रह रहे हो। ये इस आश्रम के प्लस पॉइंट है। आप ओशो के जीवन से जुड़े हुए हैं। ओशो के जीवन का मूल मंत्र क्या है? ओशो के जीवन का मूल मंत्र, अगर आप उनका संपूर्ण साहित्य और देशना देखें तो 2 मूल मंत्र है। पहला ध्यान, दूसरा प्रेम। उनकी लगभग 650 किताबें प्रकाशित है, अंग्रेजी और हिंदी में। उन तमाम किताबों में उनकी देशना है, वो सब विषयों पर वे बोले हैं। लेकिन आप उनके जीवन की अंतिम रूप से निष्पत्ति देखना चाहें कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने 112 प्रकार की ध्यान की विधियां दी है। ये उनका बहुत बड़ा योगदान संसार को है। और इसके साथ ध्यान और प्रेम उनके 2 पंख है। हर बिंदु पर ओशो अंततः लाते हैं तो वो ध्यान और प्रेम है। आप एक अच्छे कलाकार हैं, एक अच्छे मूर्तिकार हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं और अच्छे लेखक हैं। आपने बहुत सी अच्छी रचनाएं की हैं। आप उन रचनाओं के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिए। लगभग मेरा रचना काल है वो ओशो से जुड़ाव के साथ साथ ही उभरा। मैं 16 वर्ष की उम्र में ओशो से जुड़ गया था और मुझे याद आता है कॉलेज टाइम से मैं लिखने लगा था। मेरी पहली काव्य कृति कली की कसक 1993 में पब्लिश हुई थी, लेकिन मेरा लेखन उससे पहले ही कॉलेज से शुरू हो गया था। अब तक मेरी 27 किताबें हैं, वो प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें 2 राजस्थानी काव्य संग्रह भी है और बाकी के शेष उसमें काव्य संग्रह हिंदी के हैं और 2 उपन्यास, एक प्रेम कहानी की तरह है और प्यार जैसे मर्स या कोई। तो निरंतर ये कार्य है लेखन का, वो सतत रूप से ओशो की साधना के साथ साथ मेरा लेखन कार्य भी चल रहा है। हमने सुना है ओशो बहुत एक नेक इंसान थे, लेकिन ओशो के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं सर, सच क्या है? गलत धारणाएं होने का प्रमुख कारण यह है कि लोग दरअसल खुद सुनते और पढ़ते नहीं हैं, वो दूसरों के द्वारा सुनते हैं। और ओशो के पूरे जीवन का अभियान कबीर की तरह है, सामाजिक बुराइयों को मिटाना था। इस कारण से उन्होंने बेबाकी से अपने विचार व्यक्त किए हैं और किसी भी प्रकार के विचार के प्रति उनके भीतर न संशय है, न द्वंद्व है, न वो बोलने से डरते हैं। इस कारण से उनकी एक किताब आई थी शुरू में, संभोग से समाधि की ओर। उस किताब से ही पूरे समाज में बवाल मच गया था और वो बवाल आज तक खड़ा है। कोई भी आदमी उस किताब को उठा करके पढ़ने की जहमत नहीं उठाता कि इसमें लिखा क्या है। अगर आप उस किताब को देखोगे तो ओशो का बहुत सुंदर दर्शन है कि मनुष्य की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका रूपांतरण किया जा सकता है, उसका दमन नहीं करना है। सेक्स नहीं, उसके स्थान पर वो प्रेम पर जोर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लोग सेक्स और प्रेम को अलग अलग डिफाइन नहीं कर पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है, ओशो का नहीं। हमें आने वाले समय में इस बात को समझना चाहिए और मैं ये देख रहा हूं कि ओशो के जाने के लगभग 33 वर्ष बाद समाज में बहुत बड़ा उनको समझने में अंतर आ रहा है। नई पीढ़ी है वो बड़े खुले दिल और दिमाग से ओशो को ग्रहण कर रही है। आश्रम चला रहे हैं। ओशो आश्रम चलाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? दरअसल इस आश्रम का कोई ट्रस्ट नहीं है और ये आश्रम मैं सिंगल हैंड चला रहा हूं। तो शुरू से लेकर के जब ये जमीन क्रय की थी तब से आज तक का पूरा स्ट्रगल है वो मेरा व्यक्तिगत रहा है। और हम ये देखते हैं कि समाज में पर्यावरण के प्रति जागृति नहीं है और राजनीतिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर भी कोई इसमें मदद और सहायता नहीं करता है। तो इस आश्रम में मुझे लाइट लाने में भी 13 वर्ष लगे और अंततः मुझे लाइट मिली, तो वो भी आज भी मुझे कॉमर्शियल मिल रही है, उसके लिए डोमेस्टिक नहीं है, जबकि मैंने सारा काम पर्यावरण और प्रकृति के लिए किया है। वो स्ट्रगल तो एक रहा ही कि जितना कुछ इसमें डेवलपमेंट किया है उसके लिए मैंने पैसे का जुगाड़ व्यक्तिगत स्तर पर अपनी ओर से सारा बैठाया। लेकिन उस स्ट्रगल के अलावा ये स्ट्रगल ज्यादा रहा कि पानी और लाइट के लिए मुझे बहुत प्रयास करने पड़े और उसमें भी आज मुझे महंगी लाइट मिल रही है कि कॉमर्शियल एक दुकानदारों की जो रेट लगती है वही रेट इस आश्रम को लग रही है, जो कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। लेकिन मेरा अपने गुरु के प्रति जुनून और जज्बा है, इस कारण से वो सब कुछ सहन करके मुझे इस कार्य को करना है। आपने आश्रम बना रखा है, आप आश्रम भी चलाते हैं, गृहस्थी भी चलाते हैं। मेरा प्रश्न है आपसे
कि आप संन्यास और गृहस्थी में सामंजस्य कैसे रख पाते हैं? ओशो की पूरी देशना है वो है संसार न छोड़ने की, पलायन न करने की। इसलिए ये बात मेरी बहुत छोटी उम्र में ही समझ आ गई थी कि मुझे कमाना भी है, अपनी गृहस्थी भी चलानी है और मुझे जंगल में एकांत में भी बैठना है। तो इसके लिए मैंने एक प्रकार से ऐसा मानिए कि मेरा एक पंख गृहस्थी का है, दूसरा पंख संन्यास का है, और उनमें मैं पूरे जीवन भर बैलेंस करके चलाऊं कि मैंने किसी प्रकार से अपनी गृहस्थी को भी है वह अवॉइड नहीं किया और अपने संन्यास को भी अवॉइड नहीं किया। हालांकि ये बात मैंने संपूर्ण जीवन में रखी है कि ध्यान है वो मेरे लिए प्रथम है, उसके बाद सब कुछ पीछे है। और ध्यान मेरे लिए प्रथम है तो ध्यान के कारण से सब कुछ अपने आप ही सदगुरु की कृपा से संभव होता चला गया और मैं गृहस्थी और संन्यास दोनों को बैलेंस करने में कहीं भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप एक शिक्षक के बतौर लेक्चर और प्रिंसिपल के पद पर रहे हैं, आपकी छवि बहुत ही अच्छी रही है। आपने 5 साल पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का फैसला कैसे लिया? इसका कारण यह रहा कि मेरी जो गृहस्थ की जिम्मेवारी थी वो पूरी हो चुकी और व्यक्तिगत रूप से मुझे सारा समय साधना को देना था। इसलिए मैंने साधना के लिए कि अब जब मेरी पारिवारिक जिम्मेवारियां पूरी हो गई तो सर्विस करने का कोई औचित्य नहीं। इस कारण से मैंने साधना के लिए और वीआरएस लेकर के और पूर्ण रूप से अब मैं 24 घंटे वो आश्रम में रहता हूं और पूरा समय मैं मेरे को दे पाता हूं। इस कारण मैंने वीआरएस ले लिया। आपको लोग आदर्श मानते हैं और आप मेरे भी आदर्श हैं। मैंने आप पर एक छोटा सा संस्मरण भी लिखा है, अनुराग से अनुराग। बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है आपका। आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है? मेरे जीवन का मूल मंत्र वही है जो मेरे सदगुरु ने मुझे दिया है कि जीवन में अगर किसी भी आदमी के ध्यान नहीं होता है तो ध्यान के बिना जीवन अधूरा है। यद्यपि हम जो सांसारिक लोग जीते हैं वो अपने जीवन को अलग अलग उद्देश्यों में पूर्ण मानते हैं। कोई धन कमा रहा है, कोई यश कमा रहा है, कोई पद कमा रहा है। हम जीवन में तमाम काम करें, उनकी मना ही नहीं है, उनकी आवश्यकता भी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान के बिना जीवन जी रहा है बेहोशी में तो उसके जीवन का औचित्य नहीं है, बल्कि ऐसा ही है कि जिस प्रकार से एक पशु संसार में आकर के चला जाता है वैसे वह व्यक्ति भी चला जाता है। तो ध्यान को जानना सबके लिए जरूरी है। मैंने मेरे सदगुरु से सीखा है और मैं दूसरों को भी ये मैसेज पहुंचाता हूं कि ध्यान और शांति के बिना जीवन व्यर्थ है। तो मेरे जीवन का मूल मंत्र ध्यान और प्रेम है। स्वामी जी, आप अपने जो सभी दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को यह संदेश देना चाहूंगा कि आज के समय में ओशो को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओशो है वो एक विचारक भी है, वो एक दार्शनिक भी है, वो एक दृष्टा भी है, वो एक बुद्ध पुरुष भी है और उनकी देशना है वो बहुआयामी है। किसी भी सब्जेक्ट और विषय को नहीं छोड़ा। आजकल तो मैं ऐसा देखता हूं कि नई पीढ़ी में जो आगे बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, तो उनको कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप ओशो के बारे में जानते हैं? और कोई बच्चा अगर ऐसा कहता है कि मैं ओशो के बारे में नहीं जानता तो इंटरव्यू फेल हो जाता है। तो ओशो इतने प्रासंगिक है आज के युग के लिए कि ओशो को सभी को पढ़ना चाहिए। कारण यह है उसका कि ध्यान और प्रेम की शिक्षा अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में नहीं ली तो उसका जीवन अधूरा है। इसलिए मैं दर्शकों से यह कहना चाहूंगा कि वो अपने जीवन में ओशो दर्शन को स्थान दे, ध्यान को स्थान दे, प्रेम को स्थान दे, तो उनका जीवन है वो पुनीत हो जाएगा और एक पुण्य के मार्ग पर वो चल पड़ेंगे। ऐसा मेरा मानना है। आज हमने ओशो आश्रम के संचालक स्वामी श्रीमान अशोक जी अनुराग से भेंट वार्ता की और इनसे ओशो आश्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। सभी दर्शकों को YouTube चैनल NK आर्ट की तरफ से नरेंद्र बारूपाल का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आया हूं झुंझुनू जिले के कारी गांव में देवठिया कृषि फार्म में। आज मैं आपकी मुलाकात इस आयुर्वेदिक कृषि फार्म के संचालक वैद्य श्री शुभकर्ण जी देवठिया से करवाता हूं। सभी को NK आर्ट की तरफ से नरेंद्र बारूपाल का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आए हैं झुंझुनू जिले के कारी गांव में, जहां ये देवठिया कृषि फार्म है। आज हम मिलते हैं यहाँ के संचालक वैद्य श्रीमान श्री शुभकर्ण सिंह जी देवठिया। नमस्कार साहब, आपका इस NK आर्ट चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा आपसे ये पहला प्रश्न है कि आपने बहुत से यहाँ पर बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं।
आयुर्वेद के प्रति रुचि है वो कब से जगी? पहले क्या था, बचपन में मैं थोड़ा यूं बीमार रहता था, तो उसके बाद में अंग्रेजी दवाई कई बार ली, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक मेरा कोई जानकार नवलगढ़ में वैद्य था, उनके मैं संपर्क में आया और उसने मेरे को क्या है कि कोई पंसारी की जड़ी बूटी लिख के दी। उसके बाद में वो मैंने घर लाके तैयार की, बनाई और उसका मैंने यूज किया, तो मैं एकदम ठीक हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे मेरी रुचि आयुर्वेद के प्रति बढ़ने लगी। अच्छा। उस कारण से फिर लोगों के संपर्क में आया, जैसे महानुभ थे, वैद्य लोग थे, डॉक्टर थे और गणमान्य आदमी थे, उसके संपर्क में आके और फिर मैंने ये थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी लगानी चालू की। आपने जो हरा भरा बाग लगा रखा है, बहुत ही सुंदर लगा रखा है, बहुत ही सुंदरतम है, ये आपने कब से लगाना शुरू किया? पहले हमारे क्या है कि पानी का खूब अभाव था, उसके बाद में थोड़े लगाए और उसके बाद में पेड़ों पौधों इतना ज्ञान नहीं था, तो कीकर लगाता था, कभी आड़ू लगाता, कभी झांटी लगाता। धीरे धीरे ये पेड़ पौधे में जानकारी हुई आयुर्वेद के बारे में, तो ये आयुर्वेद के पेड़ पौधे लगाने लगा, जड़ी बूटी। ये जो आपने पेड़ पौधे लगाए बहुत किस्म के हैं, आयुर्वेदिक भी हैं और भी हैं, आपने प्रमुख रूप से कौन कौन से पेड़ पौधे लगा रखे हैं? हमारे यहाँ पे ये कम से कम 140 प्रकार के जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे हैं। इसमें मुख्य है जैसे अपने जो आंवला है, आंवला भी मेरे पास 4-5 प्रकार की वैरायटी का है। जैसे नरेंद्र है, ये AK-47 है, मतलब AK-47 का मतलब आंवले की कोई क्वालिटी होती है। अच्छा अच्छा। ये 4-5 क्वालिटी आंवले की, और देसी आंवला भी खूब है। उसके बाद में जैसे अपने कभी यहाँ पे अपने नेलीता जाना होता था, कभी अपने गुजरात जाना होता था, कई बार जैसे बनारस गए तो वहां से कई पेड़ पौधे वहां से खरीद के लाए। जैसे अरड़ है, ये सोनापाठा है, निर्गुंडी है, पारिजात है, पारिजात को हार श्रृंगार भी बोलते हैं, कीवी वगैरह है, ये लाके लगाए तो ये लग गए। उसके बाद में कई बार अपने माउंट आबू गए तो माउंट आबू में खूब तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं आयुर्वेदिक, तो वहां पे भी कई बेले लाया, कई पेड़ पौधे लाए, वो लगाए, वो फल फूल रहे हैं। जैसे अपने यहाँ पे माल कांगनी नहीं होती है, तो अपने देखो ये सामने तो एक पेड़ खड़ा है, यहाँ पे माल कांगनी का पूरा बेल है, यहाँ पे उनके माल कांगनी लग भी रही है। माल कांगनी एक बुद्धिवर्धक होती है और पागलपन में भी काम आती है, अनिद्रा में भी काम आती है। और भी जो आपने फल फ्रूट वाले भी पौधे लगा रखे हैं, उसमें कौन कौन से प्रमुख रूप से पौधे हैं? पेड़ पौधे में तो ये जैसे क्या है कि पपीता भी है, आम है, वो भी अपने 4-5 प्रकार के साइज के हैं, और ये अमरूद की भी कुछ वैरायटी है, और अपने चेरी भी लगी हुई है, और कई बार स्ट्रॉबेरी भी लगाते हैं, लेकिन वो तो सीजनली है। ये और केले भी लगते हैं क्या? केले खूब लगते हैं, केले अपने पास 3 वैरायटी है। कौन कौन सी है? ये तो एक तो अपने सामने खड़ी है, एक इस साइड में, एक लाल केला भी है। अच्छा अच्छा। तो उसके वो लाल ही केले लगते हैं। मैंने देखा यहाँ पर जो ये बादाम का पेड़ पौधा भी लगाया हुआ है, वो तो ठंडे स्थान पर लगता है, आपने कैसे लगाया? ये क्या है कि पेड़ पौधे खूब है ना, इस कारण से है कि वो जलवायु इस तरह की बन गई कि वो अपने यहाँ पे पनपने लगे। तो अभी टाइम आएगा, फरवरी में फले फूलेगी, फूल देगी, उसके बाद में लगनी चालू हो जाएंगी। और आपने जो ये बहुत ही उपयोगिता वाले पौधे लगा रखे हैं, कोई 2-4 पौधों की बढ़िया बढ़िया उपयोगिता बताओ आप। उपयोगिता जैसे अपने जैसे सोनापाठा है, ये जो खड़ा है ये सोनापाठा है, तो ये लीवर में बहुत अच्छा काम करता है। पीलिया हो जाता है तो भयंकर से भयंकर पीलिया होता है, वो भी इनसे की छाल लेने से ठीक हो जाता है। ये अस्थमा में भी काम करता है और भी मतलब काफी फायदा करता है, लेकिन पीलिया में अच्छा काम करता है। और भी कोई बढ़िया, कोई बहुत ही ऐसे असाध्य रोग हो जिसमें काम आ सके? उसमें तो सादे में तो देखो उनका तो घटे बना के देना पड़ता है, जैसे अपने निर्गुंडी है, तो ये वात रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा हार श्रृंगार है, पारिजात बोलते हैं, तो ये गंठिया रोगों में बहुत ही अच्छा काम करती है। श्वास रोग में भी ये काम आती है, जुकाम सर्दी नॉर्मल बुखार होता है उसमें भी काम करती है। दूसरे और भी कई पेड़ पौधे हैं, वो भी अंकोल है, जैसे अंकोल का पौधा है, क्या हमारे यहाँ पे दुर्लभ तो माना जाता है, तो अंकोल की छाल देने से ही मतलब श्वास रोग ठीक हो जाता है। दूसरा एक अपने दम्बेल है। अच्छा। तो दम्बेल एक साधारण सी जड़ी बूटी है वैसे तो, लेकिन आप इनका यूज करोगे तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेगा उसमें से। जैसे सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के उनका एक पत्ता ले और पत्ते में 4 काली मिर्च या 5 काली मिर्च पीस के उनकी गोली बनाओ, गर्म पानी के साथ उनका यूज करो, तो 3 दिन में अस्थमा में आपको राहत मिलेगी, बहुत अच्छी राहत मिलेगी। और इनका एक और देखो, जैसे आप शाम को रात को लिया तो उल्टी नहीं होगी, सूर्योदय के बाद में इसका आप सेवन करोगे तो क्या है कि आपको घबराहट होगी, घबराहट होने के बाद में जो फेफड़ों में जमा कफ है वो बाहर आ जाएगा।
तो उनसे कई बार होगी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। हर्ट के लिए भी कोई आपके यहाँ पर है क्या, कोई हर्ट हर्ट के लिए अपने जो सामने खड़ा है अर्जुन है, तो इनकी छाल है वो बहुत अच्छा काम करती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको भी कम करती है। इसके साथ जो घटक द्रव्य और मिलाते हैं, जैसे ब्राह्मी भी उनके साथ लेते हैं, जटामासी लेते हैं, शंखपुष्पी लेते हैं, तो हर्ट में भी काम करती है और दिमाग में भी काम करती है। और जैसे अपने बीपी वगैरह बढ़ जाता है उनमें भी अच्छा काम करती है। बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, बहुत बड़ी अच्छी हरियाली है। आपने ये पौधे कई अच्छे स्थानों पर लाए, कौन कौन सी जगह से लाए हुए? ये ज्यादातर माउंट आबू से लाया हूँ, बनारस से लाया हूँ, और नैनीताल है वहां से लिए हैं, और आसाम गया था एक बार वहां से लाया था। और सब जगह घूमने जाता हूँ तो वहां से 2-4 मिलते हैं तो ले ही आता हूँ। कीमत लगभग कितनी होती है अधिकतम वगैरह? कीमत तो देखो इनकी खूब लेते हैं नर्सरी वाले। कई बार जैसे कपूर का लाया था, उनका मेरे से जो 5,000 रुपये लिया था। कई बार जैसे आम लगाता हूँ तो आम के 500 रुपये लेते हैं, 5,000 रुपये लेते हैं, लेकिन क्वालिटी अलग अलग आती है। अच्छा। जैसे मालदा आम होता है तो कम से कम ये अपने पनपने के बाद में ये कम से अपने 2 और 2.5 किलो के बीच में फल देता है। ये अपने पिछली बार एक आम का पेड़ लगा हुआ तो उनके 1-1 किलो के आम लगे थे, वो गुजरात से मंगाया था। क्वालिटी के हिसाब से? क्वालिटी के हिसाब से। गुजरात में वो है कौन सा देखो, नागपुर। अच्छा। नागपुर पे ओरा पार्क है एक, बहुत बड़ा संस्थान है, वहाँ पे 700 प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं, तो वहां से मंगवाता हूँ। एक भूतिया पौधा भी कोई जिक्र कर रहे थे यहाँ पर? भूतिया पौधा क्या है कि वो अमून भाषा में अपने उसको भूतिया बोलते हैं। वैसे उनका नाम हमारे वहाँ पे मगरे में तो क्या बोलते हैं, उसको कड़ाया बोलते हैं। और दूसरा अपना जो एक उनके गोंद लगता है जो वैसे खाने के काम में आता है, और वो पहले तो लोग अपने अनजान थे, वो गाय भैंसों के देते थे, उनको ही देते थे। और रख रखाव कैसे करें, आप कोई बढ़िया टिप्स बताओ। रख रखाव से जैसे नीम की खली देनी पड़ती है। कई बार जैसे कोई मामूली दीमक लग जाती है तो ये अपने लहसुन है, मिर्च है, इनका उकाड़ा करके वो दिया जाता है। आग के पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते लेते हैं, खिरनी के लेते हैं, सीताफल होता है उनके लेते हैं, दूसरा एक करंज होता है उनका काढ़ा बना के फिर उनका यूज में लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ग्रोथ भी होती है और उसके कोई कीड़ा है, मकोड़ा है, कोई दीमक वगैरह फंगस नहीं लगती है। अच्छे फले फूले, अच्छे फल लगे, उसके लिए क्या उपाय करें हम? उनके लिए तो अपने क्या है कि अच्छे फलने फूलने के लिए तो जैसे अपने छाछ लेते हैं, छाछ में एक मतलब कोई तांबे का छोटा सा कोई तार वगैरह है या और भी है, उनको 9-10 दिन से रख के उनको छान के पानी डाल के और फिर पेड़ पौधे में छिड़काव करो तो उनसे फंगस भी नहीं आएगी, और कई जैसे रोगों से वो संक्रमित होता है तो वो भी नहीं होंगे और उनको ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आंवले और नींबू के बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगा रखा आपने। इनका अचार बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं इन दोनों का? अचार का देखो, आंवले का अचार तो विटामिन सी का है, वो प्रचुर इसके मात्रा में भंडार है। और आंवले को तो आपको पूरा बताऊं इसकी डिटेल की कैसे इनका अचार बनता है? हाँ बताओ। तो पहले क्या है कि आंवलों को धो लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है, उसके बाद में मामूली कोई बर्तन में डाल के और इनको थोड़ा उबाला जाता है। उबलने के बाद में थोड़ा अंगुली लगा के हाथ से थोड़ा दबा के देखते हैं तो इनके कली में फूटने लगता है, या साबुत का भी आप डाल सकते हो उबाल के। उसके बाद में इसका जैसे पानी है वो उनका थोड़ा सुखा लो 2-3 घंटे धूप में रख के। उसके बाद अपने जो बढ़िया मसाला है जैसे मेथी है, हींग है, इसमें अपने हल्दी है, मिर्च है, अच्छा तेल है, वो डाल के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बनेगा। कम से कम या 12 महीने तक इनको सुरक्षित रख सकते हो। खाने में टेस्टी बनेगा, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, सबको मालूम है, बच्चे लोगों को भी सबको मालूम है आंवला है वो विटामिन सी का भंडार है। आप हमने सुना कि च्यवनप्राश कैसे बनाते हैं? च्यवनप्राश बनाता हूँ। च्यवनप्राश में तो देखो कुछ तो जड़ी बूटियां हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं, और जो बाहर से मंगाता हूँ वो जयपुर जाके मैं खरीद के लाता हूँ। तो च्यवनप्राश में कम से कम भी 54 आइटम पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये कृष्ण महेश्वरी च्यवन का बनाया हुआ ये नुस्खा है, तो घर पे मैं आसानी से च्यवनप्राश बना लेता हूँ। थोड़ी सी विधि बताएंगे आप? विधि तो इसमें जैसे अष्टवर्ग होता है वो तो बाहर से लाना पड़ता है। अष्टवर्ग में मैदा है, मामादा है, काकोली है, शीर काकोली है, वाराई कंद है, बिदारी कंद है, ये कई अष्टवर्ग है, जीवक है, ऋषभंग है। और फिर जैसे आंवले को अपने उबाल लेते हैं, उबाल के उनको फिर वस्त्र से छान लेते हैं। छानने के बाद में गाय का जो घी होता है उसमें उसकी पिठी बनाई जाती है, पिष्टी बनाई जाती है। उसके बाद में जो जड़ी बूटियां का उकाड़ा होता है ना, उनका काढ़ा बनाते हैं। काढ़े को छान के और फिर इसमें डाल दिया जाता है। लास्ट में अपने वो चीनी की चाशनी बनाई जाती है। चीनी की चाशनी बनाने के बाद में सबको मिक्स करके और बाद में इसमें ऊपर जो ये जो आता है अपना अष्टवर्ग वो डाल दिया जाता है।
इस तरह से अपने च्यवनप्राश बन जाता है। आंवले की आप कैंडी भी बनाते हैं? हाँ, कैंडी बनाता हूँ। कैसे कैंडी भी बनाते बहुत हैं? अच्छी बनती है। कैसे बनाए? कैंडी के लिए भी जैसे आंवले को थोड़ा उबाला जाता है, उबाल के उसकी वो कलियां है वो अलग अलग कर लो। और कई विधियां वैसे तो, लेकिन मैं तो नॉर्मल विधि से बनाता हूँ। और जैसे आंवले की कैंडी है वो अपने किसी बर्तन में डाल के और ऊपर बढ़िया वाली चीनी डाल दो, जैसे उसमें वो सल्फर की मात्रा ज्यादा नहीं हो, या मिश्री पीस के वो डाल दो मोटी मोटी। धीरे धीरे वो क्या है कि धीरे धीरे उनका वो जो जलीय अंश है उस कारण से वो मिश्री है वो धीरे धीरे आंवले में समाहित हो जाएगी। 4-5 दिन के बाद में वो पूरी मिश्री एकदम उसके अंदर समाहित हो जाएगी। तो धीरे धीरे रोज उनको देखते रहो, थोड़ा थोड़ा उनको हिलाते रहो। क्या है, उनके कई बार फंगस लगने का ज्यादा चांस होता है कि अभी मतलब मामला है वो थोड़ा सर्दियों का है, धूप अभी है नहीं, तो इसके कारण से वो फंगस लग जाती है। तो 2-3 बार उनको हिला दो, उसके बाद में वो सूख जाएगी। उसको बाहर निकाल के और किसी कपड़े पे उनको सुखा दो, और उसके बाद में थोड़ा उसमें संदा नमक डाल दो, थोड़ा उसमें अपना सूंठ का पाउडर है वो बना के डाल दो, थोड़ी चीनी डाल दो, थोड़ी काली मिर्च डाल दो, और फिर उनको सुखा के और अपने बढ़िया कोई जार हो उसमें रख लो। वो 12 महीने तक खराब नहीं होगी, बिल्कुल सेफ रहेगी। उनको बच्चे से लेके बूढ़े तक भी खा सकता है, इतनी मुलायम हो जाएगी वो। बहुत अच्छा आपका ये कृषि फार्म है, यहाँ पर बैठने भर से ही मन लगता है। आपको और कौन सी चीजों का शौक है? मैं पुस्तकें पढ़ने का शौक है, वैसे मैं आर्य रत्न किया हुआ हूँ और डी फार्मा हूँ और BNYS भी किया हुआ हूँ। तो धीरे धीरे लगाव बढ़ गया। ये हम देख रहे हैं कि बतख भी पाल रखे हैं आपने, ये कहाँ से देखो लाया? जियों का शौक तो मेरे हमेशा ही रहा है। ये मेरे गांव से ही ली थी। ये इन्होंने 2 बतख भी पाल रखे हैं। ये जो जीव जंतुओं के पालने के शौकीन है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इनकी बहुत अच्छी आवाज है, देखो कितने अच्छे हैं, सुंदर सुंदर। जो दर्शक है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस उनको यही बोलना है भाई, आप भी मतलब देख के कुछ है जो कुछ करो। हरियाली के बारे में क्या कहेंगे? कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए उसके बारे में? हरियाली के बारे में तो देखो, कोई भी अपने पेड़ पौधे लगाओ सब सही रहता है। लोग ये बोलते हैं भाई नीम नहीं लगाना चाहिए घर में, लेकिन नीम भी बहुत अच्छा है। वो भी अपने चर्म रोगों में अच्छा काम आता है, अच्छी छाया देता है और अच्छा वो मतलब वातावरण को अच्छा लगता है। पीपल है तो वो सुना है कि भाई 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता है। तो पेड़ पौधे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यही आती है कि जैसे अपने घर पे कोई कांटेदार लगाया, उसमें दूध है तो कई बार बच्चे उनको हाथ लगा देते हैं या छू देते हैं, तो बच्चे तो नादान होते हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई उसके कांटा चुभ जाता है, उनका दूध है वो आंखों में पड़ जाता है, तो उनके कारण से वो दिक्कत आती है। और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? जैसे आपने ये बताया कि इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको हाथ लगाने से या कुछ छूने से, पीने से या खाने से, पत्तियों को खाने से कुछ नुकसान हो सकता है? कई पेड़ पौधे अपने वो जहरीले लेते हैं, जैसे अपना कनेर है। अब कनेर देखने में बहुत सुंदर लगता है, और ये आयुर्वेदिक औषधि भी है जो अपने एक मच्छर मारने की जो बनती है ना, वो कछुआ छाप अगरबत्ती, तो वो कनेर के पत्तों से बनाई जाती है। अच्छा। अब लोगों को ये मालूम ही नहीं है, लेकिन अब अपने मिस यूज लेते हैं तो वो क्या है कि पॉइजन का रूप ले लेती है। जैसे अपने ये चिरमी खड़ी है, तो चिरमी आयुर्वेद के मायने अच्छा काम करती है। किसी टाइम पे पंसारी लोग थे या ये सोनी लोग थे, तो ये नीचे मतलब सोना चिरमी से तोलते, रत्ती बोला जाता था उनको। अच्छा अच्छा। तो ये भी दवाई में काम आती है। अब इनको कोई साबुत निकले बिना शोधन किए हुए तो ये पॉइजनस हो जाता है, उफिस माना जाता है आयुर्वेद में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने NK आर्ट चैनल में इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बहुत अच्छे पेड़ पौधे लग रखे हैं, और मैं दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी ज्यादा नहीं तो अपने बर्थडे पर एक पौधा जरूर से जरूर लगाएं, जिससे देश में हरियाली मैं तो सबको यही बोलता हूँ भाई, जैसे अपने बर्थडे पे को लोग कुछ करते 5 भी नहीं लिए तो एक पेड़ उनको हमेशा यादगार के लिए लगाना चाहिए। हाँ, और यदि हम लगाएं और एक गिफ्ट में भी उनको दे दें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का NK आर्ट चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारे बीच पधारे हैं श्री श्रवणदास जी महाराज। ये महान संत और अच्छे लेखक भी हैं, साथ ही नशा मुक्ति अभियान भी चलाते हैं। ये दिल्ली से डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। इन्होंने 18 पुस्तकें भी लिखी हैं। श्रवणदास जी महाराज सत्संग के माध्यम से सामाजिक कुरीतियां मिटाने, भेदभाव मिटाने, नशा छोड़ने तथा सामाजिक समरसता बनाए रखने जैसे अनेक संदेश समाज में फैलाते हैं। NK आर्ट की तरफ से नरेंद्र बाबूपाल का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं श्रवणदास जी महाराज से। नमस्कार श्रवणदास जी महाराज, राम राम। सबसे पहले तो आपका
इस NK आर्ट चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो संन्यास का कार्यक्रम शुरू किया, आपके मन में ये कब से आया, इसके बारे में मुझे बताएं आप। 2028 से मेरे को बताओ है। अच्छा। और 28 को उपदेश है मेरा, गुरु लगाऊंगे सानिध्य में चले भी हो। और बाद में एक अचल राम जी महाराज की पुस्तक मेरे हाथ लगी, तो बीच में देख मन बैराग हुए, बैराग नहीं हो कि आप कोई गुरु महाराज की शरण में जाओ, संतान के शरण में जाओ। तो फिर स्वामी खिमादास जी महाराज की दरबार पर गया। अच्छा। फिर उनका मैं शिष्य बना। पहले भी मेरे को संतों का सानिध्य मिल चुका था। अच्छा। जैसे गरीबदास जी महाराज हैं, बुद्धदास जी महाराज हैं, इनका सानिध्य तो मुझे पहले से ही मिल रहा था। पिताजी को मिला हुआ था, हमारे को भी मिला हुआ था। फिर बाद में 2028 में खिमादास जी महाराज से गुरु दीक्षा प्राप्त। आप बता रहे हैं कि सांगलिया धोनी खिमादास जी महाराज के पास में आप रहे, कितने वर्षों तक वहां पर रहे आप? करीब 12-13 साल। 12-13 साल गुरु महाराज की शरणों में रहा। बाद में घूमने जाता था। फिर गुरु महाराज का आदेश हो गया कि घूमो फिरो। और मैं सत्संग का उपदेश करना मेरा खास कर्तव्य था। दुनिया को जगाने का मेरा काम खास था कि नशा मत करो, बीड़ी मत पियो, गांजा भांग सुल्फा मत पियो, शराब मत पियो। और मैंने साहित्य भी लिखी है, जैसे नशा निषेध साहित्य है, कुरीतिया खंडन है, नारी उत्थान है, सर्वण सत्य बोध प्रकाश है, सर्वण भजनारी बेल है, डॉक्टर अम्बेडकर भजनावली है, भीम साटिया है, अन्य और भी शास्त्र बहुत से बनाए हैं। आप सुन रहे हैं कि इनका प्रमुख रूप से जो संदेश था वो जागरूकता का था, लोगों को में जागरूकता पैदा करना था। इन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं और लोगों को संदेश देने का प्रयास किया है। आप सत्संग के माध्यम से प्रमुख रूप से कौन कौन सी बातों को उजागर करते हैं? पहला मेरा कार्य है कि सबको नशा मुक्त करूं। संसार में जो जीव नशा करने वाले हैं, नशे से आदमी बहुत गर्त में जाता है, तो नशे का उपदेश देता हूँ। दारू दुख का मूल है, गांजा बड़ा निकाम, सर्वण साची कहता है, त्यागो नशा तमाम। बहुत अच्छा। ये और बीड़ी वर्ण बिगाड़ दे, तन में व्यापे रोग, ये जगह अंधा धुंध में पीवत है बहुलोग, पीवत है बहुलोग, नींद में सूत्या जागे, देवे काया फूंक पर मन मैल न त्यागे, बहुत को ही बीमारियां लगी फेफड़े लेड़ी, सर्वण कहणो मान त्याग तमाकू बीड़ी। आप बहुत ही अच्छा नशा मुक्ति का जो ये अभियान चला रहे हैं, वास्तव में काबिले तारीफ है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे के गर्त में डूबी जा रही है और आप उनको जागरूकता फैला रहे हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसके अलावा और सत्संग में कौन कौन सी बातें आप शामिल करते हैं? सत्संग में मेरी यही प्रेरणा है कि परमात्मा जो घट में विराजता है उस परमात्मा को मानते हैं। ऊपर आकाश में जो परमात्मा मानते हैं, ऊपर जो ब्रह्म मानते हैं, ऊपर जो भगवान अन्य खुदा मालिक जो मानता है, संसार मानती वो नहीं मानते। मेरा लक्ष्य बता रहा हूँ, समाज का पूरे का मैं किसी नहीं बता रहा हूँ, मेरा लक्ष्य वो परमात्मा घट में है, जीव आत्मा राम है और न दूजा श्याम, घट घट माए रमरिया यही है सोई है निज नाम। जीव आत्मा राम है और न कोई धाम, घट घट माए रमरिया सोई है निज राम, सोई है निज राम, संत जन बिरला पावे, सतगुरु देवे शहन समझ मुझे टकरावे। आपा माई आप है जो दूध में घी वे, ज्ञान स्वरूप ही देव है सर्वण सांसो जी। वाह वाह वाह। हम तो जीव पे टिके हुए हैं, जीव ही भगवान है, जीव मात्र ही भगवान है और मानव ही भगवान ही है। मानव सबसे बड़ा मानव है, मानव का निर्णय बड़ा इस भूतल पर आज, नर नहीं होता जगत में किसका होता राज, किसका होता राज, कौन वेदों को रचता, कौन उड़ाता यान, कौन विज्ञान पढ़ाता, गुरु बिना रानी पावता, देता कौन ज्ञानव, सर्वण ही संसार में सर्वोत्तम है मानव। तो
सबसे श्रेष्ठ मानव है। मानव धर्म सबसे बड़ा है। हम तो मानव धर्म को मानते हैं कि मानव का क्या कर्तव्य है, मानव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर खड़े। आपने बहुत अच्छी साखियां कही हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका। और भी आप हमें, हमारे जो दर्शक हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप और अच्छी अच्छी 5-7 साखियां सुनाइए। चार निज आत्म स्वरूप है, जिसका आरन पार, जिसका आरन पार नित्य निर्गुण निर्धारा, अंतर लागे डोर एक पलक नहीं, स्वयं लखे स्वयं को दुई भरम नसावत, श्रवण परम आनंद है अतः अविनाशी सत। हम तो आत्म परमात्मा को मानते हैं, आत्मा ही राम है, आत्मा के अलावा कोई परमात्मा नहीं मानते, ये आत्मा ही भगवान है। ऊपर मानते हैं लोग, ऊपर ऊपर और देना, ऊपर परमात्मा ऊपर नहीं, परमात्मा सबके भीतर है, ऊपर को नहीं मानते। सब सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वा जीव है, श्रेष्ठ है जीव, जीव ही सत्य है, जीव को और कोई अन्य पीर नहीं है, जीव ही पीर है। जीव से अलावा कोई परमात्मा माना है तो भूल है। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना नहीं शिव है, जीव बिना सारा ही ब्रह्म। सर्वश्रेष्ठ जीव, जीव अनादि श्याम है और न दूजा श्याम, वही परमात्मा, ये मान्यता। आपने जो महापुरुष हैं, जो महासंत हुए हैं, उनके बारे में भी बहुत अच्छे लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छी बातें बताई हैं। उनके प्रमुख रूप से आप कौन कौन सी बातें बताते हैं वो हमें बताइए। प्रमुख बात तो ये है कि पहली बात तो नशा के बारे में बताई दी आपको। दूसरी बात है 10 प्रकार के दोष बताए, चोरी जारी जीव हिंसा तन के दोष हैं 3, धूढ़ चुगली कटु वचन ये वाणी के हैं 3, छल कपट ईर्षा अहम मन के दोष हैं 4, 10 दोष निवारण करो श्रवण ज्ञान विचार। शराब पियो सो बावरा आदमी आमिष खाए, शराब पियो सो बावरा आदमी आमिष खाए, पर नारी की प्रीत से जन्म अकार्थ दा, जन्म अकार्थ जाय जुआ की बाजी अड़गी, भयो खूब लाचार बाण चोरी की पड़गी, वेश्यागमन के कारण हुई इज्जत खराब, श्रवण हिंसा दुर्व्यसन त्याग तमाकू शराब। आपने बहुत जगह पर जो ये कार्यक्रम छेड़ रखा है, आपने कौन कौन से और आश्रमों में सेवाएं दी हैं? मैं तो पहले तो संग लिया, मुख्य तो संग लिया है ही और यहाँ श्री माधोपुर में अक्रिय धाम है, अच्छा, वहाँ भी मैं जाता आता रहता हूँ। वहाँ भी बहुत अच्छे विद्वान संत इकट्ठा होते हैं और ज्ञान चर्चा होती है, और भी सभी पंथ मत वाले सब मेरे को बुलाते हैं, मैं सब जगह जाता हूँ, सब हमारे को आदर सत्कार देते हैं और सभी महापुरुषों की बात जो सत्य है वो मानते हैं। से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो कई धाम हैं यहाँ पर, वो कौन कौन से, उसके बारे में बताएं आप। हमारे पहला धाम तो है सुतोद आश्रम, अच्छा, सीकर जिला में, अच्छा, सुतोद बौद्ध आश्रम के नाम से सीकर जिला में, ये मेरे के पास में है। और दूसरा हमारा आश्रम है कुमास जागीर, कुमास जागीर, हाँ वो है सीकर जिला में, वो पड़ता है। और तीसरा मेरा आश्रम है खारिया कनीराम, खारिया कनीराम जिला चूरू में। और ये 3 आश्रम है। और चौथा अपना तो बड़ा अखाड़ा वो समझा दो नहीं। हमारा बड़ा आश्रम है संज्ञा गुरु महाराज का शिष्य। आप प्रमुख रूप से किसको गुरु मानते हैं? ज्यादा जो प्रमुख रूप से गुरु मानते हैं वो किसको मानते हैं? हम प्रमुख रूप से हमारे खिमादास जी महाराज जी को मानते हैं। खिमादास जी महाराज को आप वही मानते हैं? कोई हमारे गुरु है, वही भगवान है, सब कुछ वही है, उनको हम मानते हैं। इनके अलावा और कोई भगवान नहीं मानते। वैसे तो मनुष्य मात्र सारे भगवान है। हाँ हाँ हाँ, प्रमुख रूप से गुरु जीव मात्र ही भगवान सारे। हाँ हाँ। आपके भी जो शिष्य हैं वो कितने का आपने शिक्षा दे दी है लोगों को? कितने शिष्य बना दिए आपने? शिष्य तो मतलब उससे बनाए हुए हैं, उनमें से कुछ सक्सेस हैं। हाँ हाँ, वो बता रहा हूँ आपको। बहुत से लोगों का मैंने शराब छुड़वा दिया, ये नशा छुड़वा दिया, दारू
मीट चुकवा दिया और बहुतों को मैंने सत मार्ग पर लगा दिया और कई जगह मार्ग घट भी किए हैं। और एक साथ होते हैं। सही सही। और मेरा यही उद्देश्य है कि अपने भारत में, अपने समाज में, अपने देश में भेदभाव, छुआछूत का ये जहर है ना, ये बहुत जहर बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है। कूट कूट के भरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये जहर दिखाना चाहता हूँ कि हमारी जाति पाति कुछ नहीं। मनुष्य सब एक है, जाति पारी में लिखा है। मनुष्य सब एक है, मनुष्य की जाति, शान सकल सब एक है, सर्वण मानव धर्म सबसे बड़ा, मानव धर्म सबसे बड़ा, मानव धर्म सबसे बड़ा है। मानव धर्म वास्तव में ये सबसे अच्छी बात है कि जो धर्म है उसमें मानव धर्म सबसे बड़ा होता है, महान होता है। आपने कई चीजों का त्याग भी किया है, उसके बारे में बताएं। फिर देखो, मैं नशा बिल्कुल नहीं करता हूँ, कोई प्रकार का नशा, छोटे से लेकर मोटा तक, मतलब है छोटे से तो पुड़िया बीड़ी ये मान लो, और बड़े से आप जानते हो बहुत से नशे, नाम क्या गिनवा को बहुत ही नशे हैं, अनेक प्रकार के नशे हैं, वो कुछ भी नहीं करता हूँ। सन 1983 में मैंने इनको त्याग किया था। 1983 से इनका त्याग कर दिया था आपने। आज तक मैंने इनको पास नहीं दिया, वो फल नहीं खाया और फल रूप से मेरा काम चला, फल फ्रूट का सीधा साधा नहीं। तो अन्न नहीं खाते तो उसके बाद में आप कैसे जीवन यापन करते हैं? जिससे फल आ रही है, फल आ रही हो, फल लेते केवल फल। हाँ, उससे फल से मेरे को बहुत ऊर्जा मिलती है और मेरा स्वस्थ रहता शरीर भी, कोई बीमारी भी नहीं है। पहले आपका वजन ज्यादा बता रहे थे, बस वजन ज्यादा बता रहे थे, इसलिए तो मैंने छोड़ा था। कितना वजन था पहले आपका? पहले में वजन था 1 क्विंटल और 8 किलो। 108 थे आप पहले? 108। हाँ, 108 की माला होती। अच्छा अच्छा। 108 किलो वजन था मेरे में। हाँ। तो मैंने सोचा कि अपन तो वजन ज्यादा बढ़ गया अपने शरीर में, तो कुछ कम करें। तो फिर मैंने एक टाइम वजन लेना शुरू किया। पहले तो एक टाइम किया आपने? हाँ, एक टाइम में वजन लेता था कि आज 12 बजे ले लिया तो कल 12 बजे लेना। ठीक है। यूँ करते करते एक दिन हमारे गुरु महाराज के दरबार में चला गया। तो गुरु जी ने कहा, लो खाना खा ले भाई। मैं कहता, गुरु महाराज मैं तो एक टाइम भोजन लेता हूँ। तो 83 से आपने अन्न का त्याग कर दिया? तो मैं पहले बहुत ज्यादा मोटा था, बाद में मैंने सोचा भी अपन थोड़ा कम कर लें तो वजन भी कम हो जाए तो ठीक रहेगा, चलने हलने में, बोलने में। वजन कम होगा तो बीमारी भी कम होगी, इसलिए मैंने छोड़ने की प्रयास की पहले। तो मैं एक टाइम लेता था। एक टाइम लेते लेते मैं गुरु महाराज के दरबार में गया। तो गुरु जी ने कहा, भाई खाना जिम लो। मैंने कहा, मैं इस पर एक टाइम लेता हूँ। तो उसने कहा, तुम एक टाइम में क्यों लेते हो, दोनों टाइम में मत लिया करो। मैंने कह दिया कि गुरु महाराज आपका आदेश होगा तो हम नहीं लेंगे। बोले, मैंने कर दिया आदेश, मत लेना। तो मान लिया, तो चलो नहीं लूंगा। इस बात को मैंने मान लिया और तब से आप केवल और फल खा रहे हो। आज आपका वजन कितना है? आज मेरा वजन ज्यादा से ज्यादा होगा तो 60-65 किलो। अच्छा, बहुत आप स्वस्थ हो एकदम से? हाँ, बिल्कुल स्वस्थ। कोई किसी बीमारी प्रकार नहीं की है, बीमारी नहीं है? कोई बीमारी में दिमाग खूब चलता है। उनका त्याग करने से मेरा दिमाग खूब बड़ा है। और मैंने 18 साहित्य लिखे हैं। 18 साहित्य? और दिमाग की बहुत उपज है, ऊर्जा बहुत मिलती है। कौन सी क्लास तक पढ़े हो आप? मैं तो 10वीं तक पढ़ा। 10वीं तक? और फिर भी आपने 18 साहित्य लिख दिए, बहुत अच्छी बात है। प्रमुख रूप से कौन कौन से साहित्य आपके? प्रमुख रूप से हमारे साहित्य हैं। पहला मेरा साहित्य श्रवण सत्य बोध प्रकाश। श्रवण सत्य बोध प्रकाश। श्रवण सत्य बोध प्रकाश है एक नंबर। और दूसरा है श्रवण अमृत बिंदु। और तीसरा है श्रवण बदनारी बेल। फिर एक गुरु चालीसा है। अच्छा। और एक निम साटिया है। एक डॉक्टर अम्बेडकर भजनावली है। पूरी त्याग खंडन है। नशा निषेध है। बीजांकुर है। भीम साठिया में आपने क्या लिखा है? भीम साठिया में जैसे हनुमान जी के बारे में जो तुलसीदास ने लिखा है ना, हनुमान चालीसा लिखा, उसी प्रकार से मैंने उसी का वर्णन किया है।
कि वे वो इस प्रकार थे, ऐसे उनकी पढ़ाई हुई, हाँ, ऐसे उनकी लिखाई हुई। जन्म से लेकर के। हाँ, जन्म से लेकर एंड तक की सारी बातें लिखी हुई इसमें, ये लिखा हुआ। इसको से निवेदन करना चाहूंगा कि इनके द्वारा जो भीम साठिया जो लिखा हुआ है, मैं उनको आगे प्रकाशित करने का आपके सामने कोशिश करूंगा। श्रवणदास जी महाराज आज हमारे सामने रूबरू हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप दर्शकों को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई छुआछूत न करें, भेदभाव न करें, नशा पता न करें, है ना, वो खुशी की बुराई नहीं करें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, अच्छा कर्म करें। कर्म ही प्रधान होता है, आदमी कर्म से आगे बढ़ता है, कर्म से घट जाता है, तो कर्म बढ़िया कर्म करने चाहिए। जाति पाति के बारे में करो, जाति पाति मत करो, छुआछूत मत करो, भेदभाव मत रखो, और सब भाई भाई मिल के रहो, पति पत्नी प्यार से रहो, माँ बेटे प्यार से रहो, पुत्र पिता प्यार से रहो, गुरु शिष्य प्यार से रहो, और सब ही मिलजुल के अपने प्रेम से रहेगा ना, प्रेम से रहेगा तो उनकी तो उन्नति होगी, और जो प्रेम नहीं रखेगा तो सब काम हो जाएगा। देखिए, श्रवणदास जी महाराज ने बहुत ही प्रेम का संदेश दिया है और लोगों को ये कहा है कि कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। नशा नाश है, एकदम से नाश की जड़ है, एकदम से नाश हो जाता है। हमें समानता रखनी चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आज इन्होंने हमारे अमूल्य समय दिया इस चैनल में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को YouTube चैनल NK आर्ट की तरफ से नरेंद्र वारूपाल का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आया हूँ झुंझुनू जिले के कारी गांव में आयुर्वेदिक देवठिया कृषि फार्म में। आज हम यहाँ के संचालक वैद्य श्रीमान शुभकर्ण जी देवठिया से इस कृषि फार्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और यहाँ के जो आयुर्वेदिक पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये है देवठिया कृषि फार्म कारी, जहाँ पर सैकड़ों पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इस कृषि फार्म में ज्यादातर पेड़ पौधे लगे हुए हैं वे आयुर्वेदिक पेड़ पौधे हैं। इनसे आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनाई जाती हैं। कुछ पेड़ पौधे छोटे जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी उपयोगिता बहुत बड़ी है। अलग अलग किस्म के पौधे लगे हुए हैं। लगभग 5 बीघा में ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर पेड़ पौधों को पानी देने के लिए ड्रिप सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है। बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ का। सभी दर्शकों को NK आर्ट की तरफ से नरेंद्र वारूपाल का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आए हैं झुंझुनू जिले के कारी गांव में, जहां पर ये देवठिया कृषि फार्म है। आज हम यहाँ पर आयुर्वेदिक जो पौधे लगे हुए हैं उनके बारे में यहाँ के संचालक श्रीमान शुभकर्ण जी देवठिया से इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं, इनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं उनके पास। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है NK आर्ट चैनल में। आपने इस बगीचे में बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे हैं, आयुर्वेदिक लगा रखे हैं। उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दे। ये किसका पौधा है? इनको पोसुम बोलते हैं। अच्छा जी। और किसी टाइम पे मतलब इन पे जो रेशम होती है ना, अपने कपड़े पहनने वाला जो कि रेशम होता है, किसी टाइम बहुत वो कीमती होता था। उन पे एक कीड़ा पाला जाता है। तो इसे रेशम तैयार किया जाता है। ये जो लाल लाल पौधा दिखाई दे रहा है, ये किसका है? ये अंबाड़ी का है। अंबाड़ी आयुर्वेद इसको अंबाड़ी बोलते हैं। क्या काम आता है? ये मतलब इनके बीज हैं और ये खट्टा होता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे अपने ये मिर्च बांटते हैं ना, उसमें डाल के और इनका टेस्ट करो, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट है। ये वैसे खट्टा है। अच्छा अच्छा। और आयुर्वेद में इनकी उपयोगिता भी है। ये कफ खांसी में भी अच्छा काम करता है, गले में खराश हो उसमें भी काम करता है। एसिडिटी खट्टा है लेकिन एसिडिटी में ये काम करता है। अच्छा अच्छा। और किसी को बीज चाहिए तो मंगवा सकता है निःशुल्क। ये जो पौधा है बड़े बड़े पत्तों वाला, ये किस चीज का है? इनको आयुर्वेद में कतीरा बोलते हैं। अच्छा। इनके गोंद लगता है जो पानी में भिगो के खाने के काम आता है। किसी को जैसे कोई पाइल्स की शिकायत हो उसमें भी ये काम आता है, गर्मी की शिकायत हो उसमें भी काम आता है, एसिडिटी होती है उसमें भी ये काम करता है। अच्छा। जैसे इसको भूता पेड़ भी बोलते हैं। भूता पेड़। भूता इस कारण से बोलते हैं कि चांदनी रात की टाइम में ये रात को चमकता हुआ दिखाई देता है, तो कोई ये सोचता है कि यहाँ पे कोई भूत खड़ा, इसलिए इसको भूतिया पेड़ बोलते हैं। जुगनू की तरह? जुगनू की तरह नहीं, हल्की थोड़ा यूं होती है। इसमें ये जो इनकी ये छाल है ना, ये ऑटोमेटिक रूप से गर्मी में लाल हो जाएगी। अच्छा अच्छा। इसको लेडी फिगर भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। इस कारण से ये लाल होती है, इसको लेडी फिगर बोलते हैं। ये देखो बनावट देखो कैसी है, तो थोड़े दिनों में ये अपने आप ही लाल जैसा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा महत्व है। ये पौधा किसका है? इसको रीठा बोलते हैं। अच्छा। आयुर्वेद में इनका बहुत महत्व है।
वैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई इनका मिक्स करते सुना हैं। होगा आपने। हाँ हाँ तो इनसे बाल धोते हैं तो इसमें सफेद नहीं होते हैं, रूसी से छुटकारा मिलता है हाँ हाँ। और बाल एकदम शैम्पू से साफ करते हैं, इस तरह बिल्कुल मुलायम रहता है। ये बड़ा होने पर ही शायद इसके वो बड़ा होगा इसे रेंठा लगता है, वो आयुर्वेद में भी काम आता है। जैसे उल्टी करानी हो तो उनको घोल के देते हैं। सर्फ विष जो कई बार सांप काट जाता है तो उसमें घोल के पिलाते हैं, वो अमन हो जाता है। ठीक ठीक। अच्छा महत्व है। ये जो सुंदर सा पौधा है वो किस चीज का है? ये आयुर्वेद में भी इसको बिजल सार बोलते हैं। इसकी क्या उपयोगिता है? ये शुगर में काम आता है, मधुमेह होता है ना, हाँ हाँ उसमें काम आता है। बड़ा होने के बाद हाँ और इनकी पेड़ मोटी होने के बाद और इनका काट के उनके जग और ये गिलास बनाए जाते हैं, उसमें रात को पानी डाल के और सुबह पिया जाता है। बोलते हैं कि शुगर का नाश होता है। नहीं, इसकी छाल काम में आती है, ये पत्ते काम आते हैं? पत्ते भी काम आते हैं, छाल भी काम आती है। इनकी लकड़ी है वो मोटी होती है ना, तो उसके बाद में वो बनाए जाते हैं। इनके अच्छा अच्छा। जग वगैरह है, गिलास वगैरह है, वो बनाए जाते हैं। और लकड़ी का बुरादा भी इसका पानी में डाल के सुबह यूज। ये जो पौधा दिखाई दे रहा है वो किसका पौधा है? ये आम का है, आम की अच्छा, अच्छी कौन वैरायटी सी है, किस्म है? मालदा। मालदा। तो ये 3 साल का हुआ अभी, हाँ हाँ। और पिछली बार सीजन आई थी तो इसके कम से कम भी 20 के लगभग इसके आम लगे थे। ये कहाँ से लाया हुआ है? ये नागपुर से ओरा पार्क था, उसे मंगवाया हुआ है। कितने बड़े बड़े आम लगते हैं इसके? इनके कम से कम भी 700-800 किलो के आम लगे थे। तो सहन कैसे करता है? इनका सपोर्ट लगा दिया, लकड़ी लगा दी साइड में, थोड़ा यूं इनको खड़ा अच्छा, रखा, अच्छा। वरना तो नीचे आ जाए तो खराब हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। बड़ा अच्छा आम है, अच्छे मीठे रसीले आम लगे थे, बच्चों ने भी खाए, सबने खाए थे। ये जो पौधा दिखाई दे रहा है वो किसका पौधा है? ये शिकाकाई का। इसके कांटे तो बहुत ज्यादा हैं। कांटे तो है नहीं, ये तो कुदरत की देन है। अच्छा अच्छा। क्या उपयोगिता है इसकी? इनके फलियां लगती हैं और फली को पीस के और इनके आंवला, ये बहेड़ा है, इसमें मिला के, और ये जो रीठा है ना, शैम्पू बनाया जाता है। ये बाल धोने के काम आता है। अच्छा अच्छा। बाल मुलायम होते हैं, इसमें पकने जो सफेद होते हैं ना उम्र के हिसाब से, तो अच्छा काम करता है। रूसी नहीं पड़ती है, खाज खुजली है वो इनसे खत्म होती है, बालों की। अच्छा। ये पौधा किसका है? ये गूगल का है। अच्छा, ये क्या काम आता है? ये इनका ये जो टैली है ना, हाँ हाँ। इन पे क्या गूंद लगता है, अच्छा अच्छा। और गूंद काम में आता है। वैसे अच्छा। इनकी सुना होगा कि गूगल धूप। हाँ, धूप इनकी बनती है भी इसकी? हाँ, ये धूप भी बनाई जाती है और आयुर्वेद में वात रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। कैसे? जैसे महायोगराज गूगल है, सप्त विशंति गूगल है, केशोर गूगल है, शियनाथ गूगल है। तो इनका कई जड़ी बूटियां मिला के इसमें और फिर ये काम में लिया जाता है। आयुर्वेद में बहुत बड़ी उपयोगिता है इसकी। मतलब गंठिया बाह में बहुत अच्छा काम करता है, कोई भी वात रोग हो अच्छा काम करता है ये। अच्छा। और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। आपने जो बेल हाथ में ले रखी है वो किस चीज की है? इसको आयुर्वेद में सोमलता के नाम से बोलते हैं। अच्छा अच्छा। क्या उपयोगिता है इसकी? ये श्वास रोग में बहुत अच्छा काम करती है। और ये मैं माउंट आबू से लाया था। अच्छा अच्छा। वहां पर बहुत मात्रा मिलती है। बस ये बहुत दुर्लभ है। ये या तो हिमालय पहाड़ में मिलती है, या ये अपने गुजरात में जो गिरी पर्वत है ना, गिरी पर्वत हाँ, वहाँ हाँ। मिलती है, माउंट आबू में मिलती है। तो किसी संत महात्मा का शादी ने प्राप्त था और उसने मेरे को दिया, तो यहाँ पे फल फूल रही है। जैसे ये लगने जैसी स्थिति में नहीं है और ये अपने क्लाइमेट ये सूट नहीं करती है, फिर भी लगा रखी कुदरत का ऐसा उपाय मिला कि ये देख लो आपके सामने कितनी बड़ी हो गई। ये तो अस्थमा में बहुत अच्छा काम करती है, दर्द में भी काम करती है। तो धीरे धीरे देखो ये इनके थोड़े अब फूल आने चालू हो गए तो इनके फूल आएंगे। छोटा छोटा यूं लगता है। आयुर्वेद की महान औषधि है। ये जो पौधा है ये किसका पौधा है? इसका नाम अग्निमत है आयुर्वेद में। अच्छा अच्छा। ये क्या काम आता है? ये काम ये आता है कि किसी टाइम पे ऋषि मुनि वनों में रहते थे, उनके पास जलाने के लिए कोई माचिस वगैरह नहीं थी। तो जैसे ये बड़ी लकड़ी होती है ना, तो सूखी लकड़ी होती है, तो इनके तोड़ के और आप ग्रहण करोगे तो इसमें आग पैदा हो जाएगी। वैसे ये 10 मूल का घटक है। अच्छा अच्छा। 10 मूल के घटक होते हैं ना, उसमें जैसे सोना पाटा की छाल भी पड़ती है, अपने बील की छाल भी पड़ती है, अरणी की छाल भी पड़ती है। तो ये इनका नाम अग्निमत है। तो वास्तव में अग्नि उत्पन्न होती है इससे? हाँ बिल्कुल होती है। इनको सुन के देखो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। वास्तव में बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है, सुगंध आ रही है इसमें। ये जो पौधा लगा रखा आपने जाल में, ये किसका पौधा है? इनका नाम कैलाशपति है। कैलाशपति? हाँ, नाम से ही बतौल विदित होता है कि भाई कैलाश नाम भगवान शिव शंकर का था, तो उनके नाम से ये कैलाशपति का पेड़ है। इसकी कोई उपयोगिता भी है क्या? उपयोगिता इसमें फल लगते हैं और इनके फूल लगते हैं। तो जैसे अपने शिवलिंग का आकार होता है उस तरह के इसमें फूल लगते हैं। अच्छा, शिवलिंग के आकार के? शिवलिंग होता है ना, उसके आकार के फूल लगते हैं। कब लगेंगे? बहुत सुंदर फूल लगते हैं। कब लगेंगे? मार्च में लगने चालू, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में बहुत अच्छे फूल लगेंगे। अच्छा अच्छा। और इनमें अच्छी सुगंध आती है, खुशबू भी अच्छी आती है। बहुत अच्छी आती है। ये जो
छोटा सा पौधा लगा हुआ है, वो किस चीज का पौधा है? इनको सीताक्षो बोलते हैं। अच्छा। अशोक हमारे पास जितने भी लगे हुए हैं वो करीब मतलब नकली होते हैं, असली नहीं होते हैं। हाँ हाँ। असली की पहचान ये है कि फूल आएंगे वो इनके बिल्कुल लाल कलर के फूल आएंगे। सीता अशोक। हाँ, और नकली अशोक होता है उसके मतलब फूल आते हैं लेकिन लाल फूल नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा। सुना है कि सीता माता जी का जब वो हरण हुआ था तो अशोक के पेड़ के नीचे ही बैठी थी वो। तो ये इनका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। इनका अशोकारिष्ट बनता है छाल से। अच्छा अच्छा। तो स्त्रियों के पर्द रोग में काम आता है, अच्छा फायदा करता है। ये जो मोटे मोटे पत्तों वाला पौधा है, ये किसका पौधा है? इनको आयुर्वेद में ढाक बोलते हैं और डाक ब्रह्मवृक्ष के बोलते 3 हैं। पात, वो है क्या? हाँ, वो है ये। और इनको खाखा भी बोलते हैं। खाखरा। तो ये मतलब 3 प्रकार के आते हैं। तो ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का है। ये सफेद ढाक है। ढाक को पलाश भी बोला जाता है। पलाश। ज्यादातर ये मगरे में उगते हैं, मतलब पहाड़ों में उगते हैं। तो इनका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। इनका फूल है, उनका भी क्वाथ बनता है, वो आयुर्वेद में काम आता है। इनको इनके गूंद लगता है, उनको कमरकस बोला जाता है। अच्छा अच्छा, कमरकस। हाँ, तो वो दर्द में बहुत अच्छा काम करता कमर है। दर्द में काम आता होगा। कमरकस गोंद का नाम होता है कमरकस। अच्छा अच्छा। तो वो वात रोग में काम करता है। वात रोग में। हाँ। ये जो पौधा है ये किसका है? इनको वरुण बोलते हैं। वरुण। जी। क्या काम आता है? ये पथरी रोगों में काम आता है, किडनी में काम आता है। कैसे यूज करते हैं इनकी इसका? छाल काम में आती है। छाल को आयुर्वेद कूट से करके? कूट के काम आती है। 4-5 घटक आयुर्वेद ये और मिलाए जाते अच्छा हैं। अच्छा। तो कम से कम भी पथरी होती है वो बाहर निकल थोड़ा जाती है? mm की होती है, वो भी बाहर निकल जाती है। अच्छा। तो काफी दिन लेना पड़ता है इनका वात बना के, अच्छा काम करता है। ये जो लंबा पेड़ सा दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ये क्या है? ये तो अब इनका पतझड़ का टाइम आ गया तो इनके पत्ते हैं वो झड़ गए अच्छा अच्छा। और इनके तो बहुत बड़ी बड़ी फलियां लगती हैं। नाम क्या है इसका? इनका नाम है सोनापाठा। सोनापाठा। हाँ, ये भी दसमूल का घटक है और ये पीलिया रोग होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पीलिया में? लीवर रोग में अच्छा काम करता है। मैंने कई बार यूज में लेके देखा है। जहाँ पे एलोपैथिक है वो फैल हो जाता है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। इसका यूज कैसे करते हैं? छाल काम में आती है इनकी। छाल। छाल को काम में लिया जाता है और 4-5 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और मिलाई जाती हैं, तब ये कामयाब होता है। वैसे ये दसमूल का घटक है। दसमूल का काढ़ा है ना, उसका ये घटक है। ये भी ये जो घना पौधा दिखाई दे रहा है वो किसका पौधा है? इनका नाम है पत्रांग। अच्छा जी। आयुर्वेद में इनका आसो बनता है, उसको पतरंगासो बोलते हैं, जो स्त्री रोगों के पर्द रोगों में काम आता है। अनियमित जो माहवारी होती है या और भी स्त्रियों के रोग होते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। ये जो बेल दिखाई दे रही है बहुत घनी बेल है, ये किस चीज की बेल है? इसका नाम जीवंती है। जीवंती। हाँ, आयुर्वेद में इसको महासाग बोला जाता है। अच्छा। और ये आयुर्वेद में बहुत अच्छा काम करती है। और ये जो इनके पत्ते हैं ना, कच्चे हाँ, पत्ते, हाँ, इनकी सब्जी भी बनती है, इसलिए इसको महासाग, साग वर्ण होता है ना, हाँ, उसमें महा का मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी। तो इनको आप सब्जी बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी। आयुर्वेदिक में क्या है उसका आयुर्वेद उपाय? में तो ये कई रोगों में काम आती है। वैसे ये जीवनी है। जीवनी है। हाँ, अपना शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ाती है और भी कैसे कई रोग होते हैं उसमें अच्छा काम करती है। ये च्यवनप्राश का भी घटक द्रव्य है। अच्छा, इस च्यवनप्राश में ये डलता है? च्यवनप्राश में इसका डलता है। ये जो पौधा दिखाई दे रहा है ये पौधा किसका है? इनका नाम है कुलंजन। कुलंजन। हाँ, इनके नीचे कोई अदरक जैसी गांठ पड़ती है तो ये जुकाम है, सर्दी है, श्वास रोग है, उसमें ये काम आता है। गले में भी कई दिक्कत हो जाती है, उसमें भी अच्छा काम करता है। उसका कांटा बना करके लिया जाता है? कांटा बना के लिया जाता है। इसके साथ जैसे अपना वो खड़ा है ना, वो अलडूसा खड़ा है। हाँ, और जैसे मुलेठी है, हाँ, हाँ, चित्रक है, हाँ, ये डाल के बनाया जाता है। कांटा वो जुकाम वगैरह में काम आता है? तुलसी के पत्ते डालो, अदरक डाल लो, अच्छा काम करेगा। अच्छा। ये जो पौधा है बहुत ही सुंदर पौधा है, ये किस चीज का है? आयुर्वेद में इसको काला धतूरा बोलते हैं। काला धतूरा। धतूरे कई प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के होते हैं। तो ये काला धतूरा है। ये कोई काम आता है क्या? ये काम आता है। वैसे तो शिव जी के इनका फल चढ़ाया जाता है। हाँ, हाँ। तो आप जानते हैं भाई शिव जी के वो जो फल चढ़ता है वो कितना। ये काला धतूरा चढ़ता है क्या? काला धतूरा सब चढ़ता है लेकिन काला धतूरा दुर्लभ होता है। काला धतूरा है, राज धतूरा है, ये पीला धतूरा है, ये यहाँ पे मतलब मिलता नहीं आसानी से। तो ये जैसे इनका ये बीज है, ये फल लगा हुआ है इनके, तो इनका भी ये वैसे तो विष है। अच्छा अच्छा। इनको खाने से, ज्यादा खाने से आदमी खत्म भी हो जाता है, बेहोश हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अस्थमा रोग में अच्छा काम करता है। जैसे इनकी ये कच्ची कड़ी है ना, ये तोड़ के 5 काली मिर्च मिला के इसमें गोली बना के ले, खांसी में बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, आयुर्वेदिक में बहुत बढ़िया उपाय होगा इसका। और श्वास रोग में इनका वो धूम्रपान भी किया जाता है। पत्ते के अंदर
कुछ और डाल के और इसका धूम्रपान किया जाता है। अच्छा। तो कफ है वो बाहर आ जाता है। धुआं अंदर लेते हैं। हाँ, श्वास रोग में बहुत अच्छा काम करता है। खांसी में तो आप ये मानो 4 दिन ले खांसी एकदम गायब, इतना अच्छा काम करेगा। ये जो बेर से लगी हुई है, ये किसका पौधा है? ये झाड़ी है, बेरी है। अच्छा, बेर ये लेकिन ये अच्छी क्वालिटी है, इनको सेव गाला बोलते हैं। सेव गोला। हाँ। सेव जैसे लग रहे हैं। सेव जैसे कि बहुत मीठे हैं, मीठे। इनके कीड़ा नहीं लगता है। देखो इतनी बार में, अभी तो अध कच्चे हैं। हाँ हाँ। और थोड़ा इनकी साइज बड़ी होगी तो एकदम सेव जैसा लगेगा और इसका स्वाद भी सेव जैसा ही आएगा। अच्छा, इसलिए इसको सेव गोला हाँ, कहते हैं। सेव गोला बोलते हैं इनको। ये जो बेल है वो किस चीज की बेल है? इनका नाम ईश्वरी है। ईश्वरी। ईश्वरी। हाँ और जो इनके नीचे जो इनका जो बनता है ना मोटा तना, हाँ। उनको ईश्वर मूल बोला जाता है। अच्छा। तो ईश्वर मूल काम में आता है। ये श्वास रोग में काम आता है, खांसी में काम आता है और भी कई रोगों में काम आता है। ये इनका जैसो फल लगा हुआ अच्छा, ये फल लगा हुआ है, ये काम आता है या पत्ते काम आते हैं? इनका जड़ काम आती है, जड़ काम आती है। छाल। हाँ हाँ ये काम होती है इसकी। ये तो एक्स्ट्रा पेड़ पौधे करने के लिए तैयार होंगे, अपने बाग खूब हो देंगे। हाँ। कोई भी भाई मंगाने का इच्छुक है तो डाक खर्च पे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाए, सिर्फ डाक खर्च लिया जाएगा और मंगवा सकता हूँ। यदि किसी भाई को चाहिए तो ये जो हाँ, बीज इसमें बीज खूब है, बीज है। वो निःशुल्क हाँ। मंगा सकते हैं। निःशुल्क मंगवा सकते देवटी आकर्षी फार्म, कारी झुंझुनू से। जो बेल लटक रही है, ये किस चीज की बेल है? हैं। इनको आयुर्वेद में गुड़मार बोला जाता है। गुड़मार। हाँ, और इसका देखो आप परीक्षण करना चाहो तो एक पत्ती खा के आप कोई भी मीठा खाओ तो आपको स्वाद महसूस नहीं होगा। अच्छा। बिल्कुल, जैसे इसलिए का गुड़मार नाम पड़ा। हाँ। और ये शुगर रोगों में काम आती है। मीठा है या कड़वा है? पत्ता तो मीठा नहीं है, लेकिन खाओगे तो मतलब गुड़ खाओगे ना, कोई भी मीठा खाओगे हाँ। तो उनका अपने को स्वाद मालूम नहीं होगा, इसलिए गुड़मार बोलते हैं इनको, गुड़मार। अच्छा। तो ये मधुमेह काम आती है, शुगर रोगों में अच्छा काम करती है। ये सफेद फूलों वाला ये पौधा किसका है? आयुर्वेद में इसको अल्डूसा बोलते हैं, वासा बोलते हैं। अच्छा। ये भी श्वास रोगों में, जुकाम में काम आता है। इसका छाल काम में लेते हैं या क्या लेते हैं? इसके पत्ते भी काम में आते हैं, छाल भी काम में आती है, जड़ भी काम में आती है। वासाले भी बनता है इनका, वासावले जैसे च्यवनप्राश बनाई जाती है ना, हाँ। इस तरह इनका वासाले बनता है। और ये फूल भी काम में आते हैं। ये जो फूल आए ना, हाँ। अभी खिले नहीं है, थोड़े दिनों में बिल्कुल सफेद हो जाएगा, अच्छे फूल आएंगे। और जो मधुमक्खी आती है ना, हाँ। वो इनसे रस लेके और शहद भी बनाती है इनसे। ये फूल क्या काम आते हैं? फूल भी है, खांसी श्वास में काम आते हैं। अच्छा अच्छा। ये जो हम पौधा देख रहे हैं, ये किस चीज का पौधा है? इनको जैतून बोला जाता है। जैतून का। हाँ, ये जो तेल बनता है। तेल बनता है। ये बड़ा होने के बाद में इनके बादाम की तरह छोटे छोटे वो फल लगेंगे हाँ। और उनकी गुठलियों का तेल निकाला जाता है। अच्छा, वो अच्छा। कम से कम भी बाजार में 1000 रुपए किलो के लगभग बिकता है। अच्छा अच्छा। तो ये बालों में लगाने का काम आता है, दर्द में भी काम आता है, और खाने के लिए भी काम आता आयुर्वेदिक पौधा है। है। आयुर्वेदिक। और इनके पत्तों की चाय भी बनाई जाती है। अच्छा अच्छा। देसी देसी जो बनती है। अच्छी चाय बनती है। अभी तो इनका क्या है कि वितरण भी चालू हो गया। हाँ हाँ। हमारे पास में बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है उनका, हाँ। तो वो पत्ते बाहर भी आयात करते हैं। अच्छा अच्छा। ये जो कुंचे जैसा दिखाई दे रहा है, ये इस पौधे का क्या नाम है? इसको आयुर्वेद में खस बोला जाता है। खस। हाँ। क्या काम आता है? ये मूत्र को भी काम आता है, शीतलता प्रदान करता है। अच्छा। इनकी ठंडाई भी बनाई जाती है, इनका जूस भी बनाया जाता है और इनका शरबत भी बनाया जाता है। और इनको जैसे इनकी जड़ है ना, हाँ हाँ। वो गर्मियों के टाइम में मटके में डाल के रख दो, तो जैसे कोई मूत्र में जलन है, उल्टी वगैरह है, घबराहट है, उसमें अच्छा काम करता है, शीतलता प्रदान करता हाँ, है। और इनका सेंट भी बनाता है। सेंट बनाते हैं? इत्र भी बनता है इनका, इनकी जड़ों से इत्र बनता है। जड़ों से। हाँ, आप इनकी जड़ों को खोदोगे ना, हाँ। 2-3 साल बाद में, तो इसमें बढ़िया खुशबू आएगी। खुशबू आएगी। हाँ। जमीन से खुशबू हाँ। आएगी। और वैसे इन्हें सांपों का ग्रह भी है। सांपों का सांप ग्रह है। निवास करते हैं क्या इसमें? तो ये शीतल है हाँ हाँ। और फिर खुशबू देता है। हाँ तो वो ये। चंदन जैसी बात है। हाँ हाँ। वो चंदन के भी वो लिपटे देते हैं ना, हाँ हाँ। भुजंग, हाँ हाँ। तो ये शीतलता कारक है, बहुत अच्छा काम करता है। ये पौधा किस चीज का? बहुत सुंदर पौधा है वैसे तो। इनको लाल एरंड बोलते हैं। लाल एरंड। हाँ। तो आपने सुना होगा कि केस्ट ऑयल बनता है ना, केस्ट ऑयल, हाँ हाँ। वो इनकी बीजों से ही बनता है। अच्छा अच्छा। तो इनके पत्ते भी काम आते हैं, इनकी छाल भी काम आती है और इनका तेल भी काम आता है। तेल, एरंड का तेल बोलते हैं हाँ, लोग। तेल काम आता है। जो बवासीर हो जाता है या कब्जियत की शिकायत होती है या पेट साफ करने के लिए इनका तेल पिलाया जाता है, अच्छा। शोधित करके। पत्ते हैं वो भी काम के, और इनका एरंड पाक भी बनता है जो वात रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेदिक की सबसे बड़ी औषधि है। वात रोगों में काम करता है, बहुत अच्छी औषधि है। अच्छा। और भी इनके कई तंत्रिक प्रयोग भी हैं, वो तो हम बता नहीं सकते। ये जो बड़े बड़े पत्तों वाला पौधा है, वो किस चीज का पौधा है? इनका नाम फालसा है। और अच्छा। वैसे 2 साइज के आते हैं, अच्छा। एक छोटा फालसा आता है, एक बड़ा फालसा ये आता कौन सा है? ये बड़ा फालसा है। इनके थोड़े बड़े फालसे लगे हैं, जो आपको वो बेर दिखाया था ना, हाँ हाँ। उतने बड़े लगे मीठे हैं। होते हैं क्या? बहुत मीठे होते हैं। इनका शरबत बनाया जाता है, बच्चे बहुत चाव से खाते हैं इनको। हाँ हाँ। ये बच्चे, इनको देखो कितना अच्छा स्वाद आता है, हाँ। खट्टा मीठा होता है। हाँ, खट्टा तो मीठा। इनकी आप चटनी भी बना सकते हो, बहुत आपको अच्छी लगेगी। और समुद्र पे ही बनता है,
वैसे ये शीतल है। शीतल। हाँ, ये भी ठंड करता है। ये सुंदर फूलों वाला जो पौधा है वो ये बेल से दिखाई दे रही है, इसको मधुकामनी बोलते हैं और ये सजावट के लिए गेट पे लगाई जाती है। अच्छा अच्छा। इसमें अच्छी खुशबू भी आती है और आयुर्वेद में इसका बसंत कुसुमा का रस है, वो इनके फूलों के रस से घटक बनाया जाता है। अच्छा अच्छा। और वैसे कोई ये सजावट के लिए अपने तो ज्यादा काम में लेते हैं, इसका आयुर्वेद में तो किसी को मालूम है ही नहीं। ये 365 दिन रहता है या सीजनेबल है? 365 दिन ऐसे ही फूल रहते हैं? बिल्कुल ऐसे रहते हैं और बढ़िया खुशबू आती है। मधुमक्खियां खूब इन पे रस लेती हैं और बढ़िया वाला शहद बनाती हैं। ये जो पौधा है छोटा सा सुंदर सा, ये किस चीज का है? इसको आयुर्वेद में रासना बोला जाता है। अच्छा। जो वात रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे रासनादी क्वांत है वो बनता है, रासनादी घनबट्टी बनती है, दर्द में अचूक काम करती है। ये दर्द के लिए दर्द के लिए बहुत अच्छा काम करती है, गठिया में भी काम करती है, वात नाशक है ये। नहीं, इसके पौधे काम आते हैं या तना काम आता है? मतलब इनकी जो छाल है वो भी काम में आती है, इनकी जड़ है वो भी काम में आती है, इनका जो ये तना ना हाँ। ये भी काम में आता है, इनका सब पंचांग पूरा काम में आता है। अच्छा। ये जो आपने हाथ में पौधा ले रखा है ये किस चीज का है? इनको आयुर्वेद में कालमेघ बोलते हैं। हाँ, इसका क्या उपयोग है? ये जोर में बहुत अच्छा काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ये दर्द को भी कम करता है। अच्छा अच्छा। और कोरोना काल में तो ये बहुत अच्छा काम किया है और ये डेंगू में भी काम करता है। आयुर्वेदिक विभाग वाले वो जो नर्सरी है उसमें हाँ, ये वितरण खूब वितरण किया, सब जगह उनका वितरण किया। बहुत ये लेकिन कड़वा है, बहुत ज्यादा, नीम से भी ज्यादा कड़वा है, लेकिन उपयोगी बहुत ज्यादा है। तो इनको चिरायता ही बोले जाते हैं, लेकिन चिरायता है नहीं है, ये कालमेघ है। लीवर रोगों में भी अच्छा काम करता है। ये जो ये छोटा सा पौधा लगा हुआ है पास में, ये किस चीज का है? इनको पहाड़ी लहसुन बोलते हैं या लहसुन? हाँ, पहाड़ी लहसुन। पहाड़ी लहसुन। हाँ, वैसे लहसुन नहीं है, पहाड़ी लहसुन है। अंतर क्या होता है इन दोनों में? अंतर तो बहुत है, ये तो पहाड़ी का है, मतलब जंगली पौधा है। ये साइज में छोटा है बड़ा? साइज में तो मामूली पड़ेगा, कोई गांठ नहीं पड़ेगी, छोटी छोटी पड़ेगी इसके अंदर। और ये भी मतलब इसकी चटनी बना के खाओ पत्तों की तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा। और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वातनाशक भी है ये। पहाड़ी लहसुन है? पहाड़ी लहसुन बोलते हैं इनको। कोई को मंगाना हो तो निःशुल्क भिजवा देंगे। हाँ, यदि किसी भाई को ये पहाड़ी लहसुन मंगाना हो तो निःशुल्क ये जो देवठिया कृषि फार्म कारी झुंझुनू से आप मंगवा सकते हैं। ये जो पौधा दिखाई दे रहा है, लंबे लंबे इसके पत्ते हैं, ये किसका पौधा है? इलायची का है। इलायची जी। अच्छा अच्छा। इस इलायची लगती भी है क्या? इलायची देखो अभी तो लगाया हुआ है, अब लगे कि नहीं लगे ये तो। ये जो सफेद सफेद फूल आ रखे हैं, बहुत अच्छा सुंदर सा पौधा दिखाई दे रहा है, ये किस चीज का पौधा है? इनको आयुर्वेद में सफेद चित्रक बोला जाता है। सफेद चित्रक? वैसे चित्रक 3 साइज के आते हैं। अच्छा अच्छा। लाल चित्रक आता है, एक नीला चित्रक आता है, एक सफेद चित्रक आता है। तो ये क्या है कि ये सफेद चित्रक है, तो ये आयुर्वेद में काम आता है। इनकी चित्रकादी बट्टी बनाई जाती है। अच्छा, जो भूख बढ़ाने के लिए अच्छा काम करती है और पाचक में भी ये अच्छा काम करती है। पाचन में काम इनका घटक भी बताया जाता है, पंचकोल चूर्ण बनती है ना, हाँ हाँ, वो इनसे बनाई जाती है। ये जो बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, पीपल से भी ज्यादा जो बड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये किस चीज का पौधा है? इसको आयुर्वेद में सीवण बोलते हैं। सीवण बोलते हैं, गंभारी बोलते हैं और श्रीपणी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये भी दशमूल का घटक है, इसकी छाल काम आती है और इनके पत्ते भी सिर दर्द में अच्छा काम करते हैं। इसको पत्तों को पीस के और सिर में लेप लगाया जाता है तो सिर दर्द कम हो जाता है। हाँ। और इनके थोड़े दिनों में फूल आएंगे तो मधुमक्खियां बहुत आकर्षित होती हैं और वो शहद बनाती हैं, वो बहुत ही उपयोगी होता है। कौन से काढ़े में काम में लिया जाता है? ये जो दशमूल का काढ़ा बनता है ना, दशमूल का काढ़ा, दशमूल का वातनाशक भी होता है, वायुनाशक भी होता है। दशमूल का तो आपने नाम सुना ही है, अपने पहले बुजुर्ग लोग थे वो दशमूल का काढ़ा खूब काम में लेते थे। परसों की टाइम में भी कोई भी घर पे कोई इलाज नहीं होता था, वैद्य नहीं थे, डॉक्टरों का अभाव था, उस टाइम में अपने जो घर की जो महिलाएं थी दाई का काम करती थी, आज भी देते हैं। हाँ, यही बोलती थी कि भाई इसको दशमूल का काढ़ा पिलाओ। तो दशमूल का काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है। दिखाई दे रहा, छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं काले काले, ये किसका पौधा है? इनको आयुर्वेद में पारिभद्र बोला जाता है और नॉर्मल भाषा में इसको गधा पलाश बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ये ज्यादातर जंगलों में होता है, पहाड़ों पे ये ज्यादा होता है। इसका कोई उपयोग भी है क्या? उपयोग तो ये श्वास रोग में काम आता है, जोर में काम आता है, बुखार में काम आता है और थोड़े दिनों के बाद में थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इनके फूल लगेंगे बहुत सुंदर सुंदर। अच्छा अच्छा। जो अपना ये ढाक है ना, ढाक के बाद में इसके फूल आएंगे सेम वैसे तो लाल लाल फूल आते हैं, बहुत सुंदर फूल लगते हैं और उनके फूलों की गुलकंद भी बनाई जाती है। गुलकंद में काम में ली जाती है? गुलकंद भी बनाए फूलों की बनाई जाती है और इनकी छाल आती है, वो काम में ली जाती है। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा महत्व है। ये जो बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है,
ऊंचा सा, ये किस चीज का है? इसको आयुर्वेद में गुल्लर बोला जाता है। गुल्लर? हाँ, और इसको जंतु घर में बोलते हैं कि इनके जो ये गुल्लर लगता है ना, हाँ। उसमें बहुत से असंख्य कीट पाए जाते हैं और ये अपने फल पकने के बाद में अच्छा स्वादिष्ट होता है। इनका दूध है वो काम में आता है। दूध क्या काम आता है? दूध दस्तों के काम में आता है। कैसे भी दस्त लगे, हाँ। पतासे में डाल के दूध, और बच्चे हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, खिला दो, अच्छा ये दस्त में काम करेगा। हाँ। और ये स्त्री रोगों में भी काम आता है, एसिडिटी में भी ये काम आता है। कई इनकी दवाएं भी बनती हैं और इनकी छाल भी काम आती है और ये घाव भरने में भी सहायक है। ये जो बड़े मोटे तने वाला बड़ा पौधा दिखाई दे रहा है, ये किसका पौधा है? इनको आम भाषा में कल्प वृक्ष बोला जाता है। अच्छा अच्छा। इनका पौराणिक महत्व है, तो ये पूजा में भी काम आता है। और सुना है कि भाई इसके नीचे खड़े होने से जो अपना भगवान से कामना करते हैं वो पूरी होती है, ऐसा सुना है, इसलिए कल्प वृक्ष कहते हैं। हाँ। और धरती पे मतलब 3-4 चीज आई थी, वो इंद्रलोक से आई थी, जैसे कल्प वृक्ष है, एरावत हाथी है, कामधेनु गाय है, पारिजात वृक्ष है, तो इनका अलौकिक महत्व है। ये जो जड़ है उनकी जो दिखाई दे रही है बेल सी, ये किस चीज की बेल? इसको आयुर्वेद में मालकांगनी बोला जाता है। मालकांगनी की बेल? हाँ, मालकांगनी बेल। तो ये बड़ी होने के बाद में जैसे ऊपर है ना, हाँ, तो इसपे छोटे छोटे बीज लगेंगे, हाँ, काली मिर्च जैसे, हाँ, तो इनको बुद्धिवर्धक बोला जाता है, हाँ, मालकांगनी का। इनका तेल भी बनाया जाता है शीरो रोगों के लिए। और बुद्धिवर्धक का मतलब बीज को दूध में उबाल के पिलाया जाता है, तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा काफी, बच्चों के भी काम करती है, बड़ों भी कर रही है। निद्रा लाने में भी सहायक है। कई बार लोगों को नींद नहीं आती है, उसमें भी काम करता है। पागलपन में भी ये काम आती है। तो घना पौधा दिखाई दे रहा है अच्छा सा, ये किस चीज का पौधा है? ये चेरी का है। चेरी का है, क्या काम आता है? ये इनके बोर जैसी लगती है। अच्छा अच्छा, वो खाने के काम आती है। के काम आती है, बहुत ही मीठी होती है। अच्छा, चेरी का पौधा है। हाँ, चेरी का। ये जो काली काली दिखाई दे रही है लंबी लंबी, ये क्या है? इनको आयुर्वेद में पीपल बोला जाता है। पीपल जी। अच्छा और इसके अंदर जो जड़ें होती है ना, इनको पीपड़ा मूल बोला जाता अच्छा है। अच्छा। और ये दूध में उबाल कर पी जाती है। और इनको 64 पैरी पीपल भी बनाई जाती है इनसे। मतलब क्या हुआ? 64 पैरी होता है, जैसे ये पीपल है, तो इनको रस में लेके 64 पैर तक घुटाई करो, तो इनका नाम होता है 64 पैरी पीपल। हाँ। जो भूख बढ़ाने में काम आती है, अस्थमा में काम आती है, मतलब दमा होता नहीं है, श्वास रोग, गैस एसिडिटी में काम आती है। गैस एसिडिटी में काम आती है, लेकिन ये पीलिया रोगी को नहीं देनी चाहिए। पीलिया रोगी को लीवर में थोड़ा ये नुकसान साइड इफेक्ट करती है। दे सकते हो, लेकिन वो लक्षण के अनुसार। हमने सुना है कि ये छोटी पीपल बड़ी पीपल, वो क्या? बड़ी पीपल वो दूसरी होती है, हाँ। ये छोटी पीपल है। छोटी पीपल है, उसकी साइज बड़ी होती है क्या? थोड़ी सा होती है, वो भी दिखाऊंगा आपको। बड़ी पीपल वो गज पीपल बोला जाता है। गज पीपल है उसका नाम। हाँ। ये बेल होती है। हाँ हाँ, ये भी पंचकोल बनता है इनका। जो पंचकोल में जो डाली जाती है ना, ये भी बनता है इनसे। ये जो पौधा दिखाई दे रहा है, मैंने हाथ में ले रखा है, ये किस चीज का पौधा है? इनको सिंदूरी बोला जाता है। सिंदूरी? हाँ, ये बड़ा होने के बाद में इसमें जो फल लगेगा, उसके अंदर बिल्कुल मतलब लाल लाल बीज पैदा होंगे, उनको घिस के सिंदूर बनाया जाता है। जैसे सिंदूर मांग में डालने वाले सिंदूर ना, वो नहीं, जैसे देवताओं को चढ़ाते हैं। अच्छा, वो सिंदूर क्या? बालाजी की मूर्ति है, उनको सिंदूर से लेपित किया जाता है। इससे बनता है? वो असली सिंदूर यही होता है। बाकी बाजार में जो भी सिंदूर होता है वो सब नकली मिलता है। अच्छा अच्छा। असली सिंदूर इनसे बनता है। अच्छा अच्छा। ये जो पौधा है वो किस चीज का देखा पौधा लगा रहा है? ये सीताफल का। सीताफल है। ये देखो सीताफल का फल भी लगा हुआ है। ये इनकी प्रकृति है बहुत ही शीतल होती है। ये इतना ठंडा होता है कि आप सुबह पहले खाओ ना, तो कई बार क्या है कि ठंड लगे बुखार आती है। हमारा जो पहाड़ी वगैरह है ना, वो जैसे आबू रोड वाला इलाका है, उदयपुर वाला इलाका है, अभी मलेरिया वहाँ पे सीजन चल रहा है, तो वो क्या बोलते हैं कि इनके बुखार आ गया। मैं पूछता हूँ क्यों आया, तो उसने बोलते हैं कि सीताफल घड़ा खाया। तो उनको समझाता हूँ भाई सीताफल खाने से बुखार नहीं आता है। मलेरिया बुखार तो एक अलग ही होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार होता है, इनको खाने से नहीं होता साधारण बुखार। हाँ, लेकिन उनका भ्रम फैला रही है। शीतल प्रकृति का ठंडा होता है, तो एक बार यूं कंपकपी आती है, तो ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए। बट बहुत बढ़िया फल है ये, बादाम से भी कीमती है। कीमत का मतलब गुणों में भरपूर है। शीतलता लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे वमन हो, पेट में जैसे अपने जलन हो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन है इसमें खूब प्रचुर मात्रा में। पौधा है, रारा पौधा दिखाई दे रहा है, ये किसका पौधा है? इनको आयुर्वेद में पुत्र जीवा बोला जाता है। जिया पोता बोला जाता है, पुत्र जीव बोला जाता है। पुत्र जीवा? पुत्र जीव। अच्छा, ये कैसे बोला जाता है, कैसे नाम पड़ा इसका? ये मतलब आयुर्वेद में या ग्रंथों में ये लिखा है कि भाई इनकी जो छाल का वो घी बनाया जाता है, और इनके जो फल लगते हैं उनकी माला बनती है। माला बनती है, वो
अभिमंत्रित करके गले में पहनाई जाती है। तो कई बार क्या है कि औरतों के 2.5-3 महीने से गर्भ स्राव हो जाता है, गर्भ स्राव, हाँ हाँ, तो उसमें ये अच्छा काम करता है। उसके लिए उपयोगी है। हाँ, अभी रामदेव बाबा ने के बीज भी बेचना चालू किया है। पुत्र जीव नाम इसलिए रखा, पुत्रदा भी बोलते हैं, पुत्र देने वाला, पुत्र देने वाला। हाँ, इनके नीचे बैठने से ही अच्छा काम करता है। ये जो पौधा है बहुत सुंदर सा पौधा दिखाई दे रहा है, ये किस चीज का पौधा है? इसको आयुर्वेद में गजपीपल बोला जाता है। पौधा है या कोई बेल है? नहीं, वैसे बेल टाइप में है। बेल टाइप में है। हाँ, पौधा नहीं, बेल किस टाइप चीज में का है? गजपीपल। गज पीपल जी। तो ये पीपल कई प्रकार के होते हैं, कौन सा हाँ, पीपल है? जैसे आप पहली बार दिखाई थी ना, वो पीपल थी, ये गजपीपल है। तो वो छोटी इनके क्या- पीपल थी। हाँ, इनके क्या थोड़ी बड़ी पीपल लगती है, हाँ। तो इनका नाम गजपीपल हो गया। क्या जैसे उपयोगिता है? गुण एक समान से ही है, अच्छा अच्छा। कोई फर्क नहीं है, समान ही है। ये जो बेल दिखाई दे रही है, ये किस चीज की बेल है? इनको आयुर्वेद में दमबेल बोला जाता है। दमबेल। हाँ, ये श्वास रोग में अच्छा काम करती है। अब इनका आपको महत्व दिखने में बहुत छोटी है, कोई ज्यादा यूं भी नहीं है, सर्वत्र उपलब्ध होती है। जैसे इनका एक पत्ता तोड़ो, एक पत्ता इनको धो के और 5 इसमें काली मिर्च मिलाओ और गोली बना के सुबह सूर्योदय से पहले गर्म पानी के साथ 3 दिन तक इनका उपयोग करो, तो सुना है कि दम एकदम खत्म हो जाता है। और मैंने खुद काम में लेके देखा है। दमा? हाँ, दमा कई रोगियों को मैंने दिया भी है, अच्छा आश्चर्यजनक प्रभाव दिखाती है। और दूसरा इनका एक कुप्रभाव यह है कि सूर्योदय के बाद में लेने से, सूर्योदय के बाद में लेने से वमन होती है, घबराहट होती है, तो रोगी घबरा जाता है कि वे अपने तो न मालूम क्या खा लिया। कोई दिक्कत वैसे नहीं है, कफ है वो बाहर आ जाता है। सूर्योदय से पहले लेना चाहिए इसको? पहले लेना चाहिए इनको। अच्छा। ये जो पौधा है ये किसका पौधा है? इसको आयुर्वेद में निर्गुंडी बोला जाता है। निर्गुंडी? हाँ। क्या काम आती है? ये वात रोगों में अच्छा काम करती है। और ऐसा भी सुना है कि जो पहाड़ों में पत्थर गड़ाई का जो काम करते हैं, उनकी बीमारी होती है सिलिकोसिस, तो इनका काढ़ा देने से वो भी ठीक होती है। अच्छा। सुना है ऐसा। और दर्द में अच्छा काम करती है। दर्द के लिए उपयोगी है। हाँ, इनके पत्ते को उबाल के पैरों की शिकायत भी कर सकते हो। और जैसे कई बार सिर दर्द होता है तो इनके 2 पत्ते पीस के नाक में 2-3 बूंद भी डाल सकते हो, उनसे भी सिर दर्द खत्म हो जाता है। गठियावा में भी ये काम करता है, जोड़ों के दर्द में भी ये काम करता है। आज हमने झुंझुनू जिले के कारी गांव में देवटिया कृषि फार्म का भ्रमण किया और यहाँ के संचालक श्रीमान शुभकर्ण जी देवटिया से हमने यहाँ के जो पौधों से जानकारी प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। एक सबसे बड़ी अपील आपसे ये है कि यदि आप कोई भी आयुर्वेदिक पौधा मंगाना चाहते हो तो यहाँ से आप निःशुल्क मंगा सकते हो। आप जहाँ खर्च है वो अगले को देना होगा। तो उसके लिए आपके मोबाइल नंबर है 9875776938। तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, निःशुल्क व्यवस्था है यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद।